वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास ये 11वां चैप्टर है प्रकाश, और हम इस चैप्टर में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है ना। और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है आपको भी, तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लो, सब कुछ क्लियर होने वाला है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। कोई भी छोटे बड़े क्वेश्चंस अंदर में जो भी आएंगे सब कुछ हम देखेंगे, एक्टिविटी। उसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसका भी सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बस जमे रहो, वीडियो को एंड तक देख लो। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी चीज़ को देखते हैं। ऐसा हम नीचे क्लास में ये डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है देखते क्या लिखा है। क्या आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा? स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीप से आते प्रकाश के किरण पुंज को भी आपने अवश्य देखा होगा। एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है किरण पुंज। क्या आ रहा है बच्चों? किरण पुंज। आप जब कभी ऐसे बैठे रहते हैं कमरे के अंदर, तो आप देखे होंगे कि रोशनदान वगैरह से एकदम, है ना, शाम के टाइम पे या किसी भी टाइम पे जो लाइट आ रहा होता है कमरे में, अंधेरा कमरे में खास करके, तो आप देखते हैं कि एकदम लाइट का जैसे कि एकदम लाइन बन के आ रहा है, पूरा सीधा सीधा, है कि नहीं है। तो वहाँ पर जो है जैसे कि रोशनदान वगैरह से ऐसा लाइट आ रहा है, एकदम सीधा सीधा ऐसे एकदम लाइट आ रहा होता है ना। तो किरण किसे कहते हैं? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है किरण पुंज। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, किरण कहते हैं, है ना, प्रकाश के, है ना, पथ को दिखाने वाली रेखा। प्रकाश के पथ को दिखाने वाली रेखा, इसको किरण कहते हैं। ऐसा लाइन जिससे हम प्रकाश के रास्ते को दिखाते हैं कि भाई प्रकाश यहाँ से जा रहा है, इसको किरण कह दिए। अब किरण का जो समूह है उसे किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिखाते हैं हम कि ये लाइट इधर से कोई सोर्स है ना, लाइट इधर से आ रहा है, तो ये किरण हो गया। अब इसी का हम मान लीजिए कि ग्रुप कर दिए, क्या एक ठो, है ना, पैरेलल, तो ये सब हो गया किरण पुंज। पैरेलल ना भी हो तो भी किरण पुंज। कहने का मतलब है कि किरण का जो ग्रुप है, समूह है, उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? किरण किसे कहते हैं? तो किरण कहते हैं कि प्रकाश के पथ को दिखाने वाली रेखा। क्लियर? तो आपने रोशनदान से आते हुए देखा होगा, आपने गाड़ी के हेडलाइट से रात को जब चलते हैं तो आपने देखा होगा क्या? किरण पुंज को। इसी प्रकार टॉर्च से भी आपने प्रकाश की किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन, एयरपोर्ट के टावर के सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। इस तरह का रहता है, यहाँ ऊपर में ऐसा लगा रहता है। आपने शायद सर्च लाइट का, है ना, या किसी टावर का देखा होगा। यह अनुभव क्या संकेत करते हैं? इससे आपको क्या पता चलता है? ये देखिए, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का लाइट है, उससे भी एक तरह का ऐसा किरण पुंज जैसा दिखाई दे रहा है ना। प्रकाश के पथ, प्रकाश का रास्ता दिखाई दे रहा है कि यहाँ से होकर प्रकाश गुजर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हमें इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने से पहले सबसे पहले एक नियम जो हम नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं उसको समझेंगे, और वो है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो हेडिंग है यही हमारा एक रूल है। प्रकाश हमेशा क्या करता है? सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, चलता है। या ऐसा मुड़ मुड़ के ऐसा डांस करते हुए नहीं चलेगा, जाएगा तो भैया परेड करते हुए चलेगा, ठीक है। कह रहा है कि बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करती है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती के लौ को, है ना, लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप पहले कर चुके हैं क्लास 6 में। अगर आपको याद नहीं है, आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का क्लास 6 का, वहाँ जाके देख लीजिए। अदरवाइज आप ये फोटो में देख लीजिए कि सीधे पाइप से मोमबत्ती को जब देखते हैं तो ये मोमबत्ती दिखाई दे देता है, जबकि इस तरीके से मुड़ा हुआ पाइप से नहीं दिखाई देता है। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती के लौ को क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि वो जो मोमबत्ती से आने वाली जो प्रकाश है वो सीधे गमन करेगी तो सीधे पाइप से दिख जाएगा, बट वो ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे मुड़ करके नहीं जा सकता है, इसीलिए वो नहीं देख पा रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है ना। आप तो पहले बात इसी को याद रखेंगे कि इसी को हेडिंग को, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके अलावा यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं? है ना, देखिए, हम प्रकाश के रास्ते को, मतलब प्रकाश ऐसे जा रहा था, अब इसको हमको रास्ता बदलने का, या ऐसे मत जाओ, इधर आ जाओ। तो ये जो आपने प्रकाश का पथ, रास्ता जो चेंज करा, ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसा क्या करना पड़ेगा कि रास्ता चेंज हो जाएगा? तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो क्या होता है? पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ, जैसे कि मिरर भी, आईना जो होता है वो भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ होता है, या कोई भी ऐसा समतल सतह, प्लेन हो, रफ ना हो, और उसके ऊपर पॉलिश वॉलिश किया हुआ हो, तो वो कलरफुल भी हो सकता है या फिर वो प्लेन भी हो सकता है।
सिंगल कलर का भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है। जैसा कि आप स्टील वगैरह का बर्तन कह लीजिए, जैसे कि आप सीधा सीधे अपने घर पे इस्तेमाल होने वाला दर्पण कह लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्या होता है, यही होता है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अब उसका जवाब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। होता है बेसिकली प्रकाश का परावर्तन। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश पॉलिश सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो लीजिए अब बताएंगे हम क्या होता है। कह रहा है कि प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए, यानी प्रकाश को, उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच, है ना, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। यानी कोई भी चमकदार सतह, जरूरी नहीं है कि वो चमकदार सतह क्या हो, कोई मिरर यानी कोई आईना ही हो, बल्कि वो इस्पात, स्टील वगैरह का क्या हो सकता है, बर्तन हो सकता है, प्लेट हो सकता है, जैसे चम्मच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन के जल का पृष्ठ भी, है ना, दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। नीचे देखिए एक फोटो में, ये देखिए पानी में आप क्या देख पा रहे हो, ऊपर का सीन देख पा रहे हो, तो पानी भी क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है ना। कह रहा है कि प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों के परावर्तन देखे हैं? सब ने देखे होंगे, आई थिंक सब ने देखे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अब यहाँ पर कह रहा है कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया कि पॉलिश किया हुआ सतह, चाहे वो स्टील का था, चाहे वो और किसी पदार्थ का, या फिर मान लीजिए कि इस तरह से पानी ही क्यों न हो, एक दर्पण की तरह, एक मिरर की तरह व्यवहार कर सकता है और करता है। लेकिन होता क्या है जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है, तो एक्चुअली में होता क्या है, ये सवाल आपसे किया जा रहा है और जवाब भी वो आपको यहाँ पर दे रहा है। पहले सवाल किया जा रहा है कि क्या होता है बताओ, और फिर जवाब भी दे रहा है कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या होता है बच्चों, तो जवाब दिया कि दर्पण करता क्या है, तो जब उसके ऊपर कोई प्रकाश पड़ता है, जैसे ये दर्पण है, अब इसके ऊपर कोई प्रकाश पड़ा तो इसकी दिशा को बदल देता है। इधर से आ रहा था, इधर कर दिया। अब कह रहा है क्या, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का ये परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर आप क्या कर लेना, इसको दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का, यह छोड़ दीजिएगा, परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन का डेफिनेशन हो जाएगा, क्या बोलते हैं हिंदी में, परिभाषा हो जाएगा। हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ करके मुड़ जाती है ना, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से टकरा करके, और अगर और अच्छा करना चाहेंगे तो प्रकाश किसी पॉलिश्ड या प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकरा करके मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। क्या आप यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने टॉर्च के प्रकाश का दर्पण द्वारा परावर्तन कराया था, क्लास 6 में ही करवाए थे, याद है? नहीं याद है तो हम फिर कर लेंगे, वैसे आएगा एक्टिविटी आगे में। एक कहानी है यहाँ पर देखिए, पहेली को पंचतंत्र के शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। क्या आपने ये कहानी पढ़ी है? मैंने बचपन में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करिए, आपने पढ़ा है तो भी कमेंट करिए। कहानी कुछ ऐसा था कि एक खरगोश जो है इसको बुला के लेके आता है कि एक और राजा है ना, और उसको लाके देखे कहाँ है, तो बोलता है कुएं में है। आता है दिखाता है तो कुएं में वो एक और रह रहा होता है। तो इस तरीके से ये इसको मूर्ख बनाता है। पूरी कहानी आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, या अगर आप पहले से ही जानते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक बड़ा है तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप हम लोग यहाँ पर करते हैं। आपको क्या करना है इस क्रियाकलाप में, अब मैं क्रियाकलाप का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने आना हो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या करना है, जैसे एक टॉर्च था, ठीक है, उसके ऊपर ना, इस टॉर्च के ऊपर एक ब्लैक सा पेपर लगा दिया गया है, काला सा कागज़ से टॉर्च को कवर कर दिया गया है, और उस टॉर्च में ना पतला सा ऐसा छिद्र छिद्र कर दिया गया है, पतला पतला ऐसा छिद्र छिद्र कर दिया गया है ना। पेपर से झांपने के बाद उस पेपर में पतला सा, या पहले ही पतला सा छिद्र छिद्र 2-4 ठो करके, 2 ही ठो 3 ठो करके, जैसे यहाँ पर 3 ठो दिख रहा है, इसका मतलब 3 किया होगा, है ना, करके उसको पूरा कवर कर दिया है। अब उस 3 छेद से ही सिर्फ लाइट आ रहा है, तो वो कैसा लाइट आ रहा है, एकदम सीधा सा देख पा रहे हैं, जैसा कि हम किसी किरण पुंज को देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है। अब ये आ रहा है और इसको हम लोग सामने में एक मिरर रखा हुआ है, एक आईना रखा हुआ है, इस पे ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि ये इससे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ जा रहा है कि नहीं है, यही हम लोग को देखना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकरा करके मुड़ते, मतलब कोण क्या कहता है, ऐसे यही होता है ना, ऐसा कोण, तो ये कुछ कोण बना करके जो है मुड़ रहा है। आगे देखिए, क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? जवाब है यस।
दिशा था ऐसा इस और, अभी जा रहा है इस और, तो दिशा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। क्या कह रहा है कि अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इसी प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। अब टॉर्च को आपको इधर उधर मतलब उधर ले जाना है या इधर लेके आना है, ऐसे हटाना है, लेकिन लाइट इस पर पड़ते रहना चाहिए ऐसा, ठीक है, ऐसा लाइट उधर ना चला जाए, दर्पण पे लाइट पड़ता रहे उस हिसाब से। आप कोई दिशा में परिवर्तन देख सकते, ऑफकोर्स जैसा ऐसा आप चेंज देखेंगे, जैसा ऐसा आप जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण था, ये दर्पण था, अगर ऐसे आ रहा था है ना, तो ऐसे मुड़ जा रहा था, अगर ऐसे आएगा तो ऐसे मुड़ेगा, अगर ऐसे आएगा तो ऐसे मुड़ेगा। कहने का मतलब है कि क्या परिवर्तन देख सकते हैं कि जिस प्रकार हम कोण बढ़ाते हैं, जिस प्रकार हम जितना कोना बना करके डालते हैं, जितना तिरछा हम डालते हैं दर्पण पर हमारा लाइट, उतना ही तिरछा हमें क्या देखने को मिलता है, परावर्तन देखने को मिलता है, प्रकाश की किरण मुड़ते हुए देखने को मिलता है। क्या क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं? जवाब है नहीं, झिर्रियाँ तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें सिर्फ लाइट दिखाई देता है। ये झिर्रियों का प्रतिबिंब है। अच्छा, वो झिर्रियाँ नहीं दिखाई देती है, झिर्रियों का प्रतिबिंब है। अच्छा, वो बीच बीच में, ओके। यहाँ पर देखिए कुछ और है, पहले जानना चाहते हैं कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। बूझो का विचार है, देखिए पहले का सवाल है कि हम कोई चीज़ कैसे देखते हैं, और बूझो क्या जवाब दे रहा है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंचे। आप क्या उससे सहमत है? जवाब है यस, हम सहमत हैं। अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो इस पर लाइट पड़ रही है, जैसे बहुत सारे लाइट है हमारे आसपास में, इस पर लाइट पड़ा और ये लाइट टकरा करके हमारे आंखों पे आ रहा है, ठीक है। अब तब इसका फोटो हमारे आंख में बन रहा है, तब हम इसको देख रहे हैं। तो बूझो यही कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, फिर वहाँ से टकरा करके हमारे आंखों पर पड़ता है, तब जा करके हम उस वस्तु को देखते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ, इसको आप याद रख लीजिए। कोई चीज़ हम कैसे देखते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है कि यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। प्रतिबिंब मतलब किसी वस्तु का फोटो, इमेज है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अब कैसे कैसे प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है, बनाता है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको क्लास? आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा देखिए आगे क्या लिखा है। एक चेतावनी है, आगे जो एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें मोमबत्ती का काम है, सावधानी बरतना है। अपने अध्यापक या किसी बड़े की उपस्थिति में करें तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी गलती की वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। यह सावधानी आपको बरतनी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, एक आपको क्या कर देना है, जलती हुई मोमबत्ती रख लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। देखने में क्या लगता है कि एक मोमबत्ती आपने आईना के आगे रखा है, दूसरा मोमबत्ती लगता है दर्पण के पीछे है कि नहीं? ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या कह रहा है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। वो जो पीछे आप देख पा रहे हो ना, कह रहा जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे प्रतीत होता है ना, जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे प्रतीत होता है वो क्या है, इसके द्वारा यानी दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, फोटो है, इमेज है। कह रहा है यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब यहाँ पर क्या कहा गया थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम आईना के सामने कोई चीज़ रखे, तो जो चीज़ रखे उसको हम बिंब कहते हैं, वस्तु कहते हैं, और जो उसका फोटो आईना में बनता है, जो हम देख रहे हैं अंदर में आईना में, जो कि एक्चुअल है नहीं लेकिन वहाँ दिख रहा है, वो हो गया प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इस वाले फोटो में ये सामने रखा हुआ मोमबत्ती, तो ये हो गया बिंब, और उस अंदर में जो दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। ये बाहर वाला ये बिंब है, और अंदर जो हमको दिख रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब है। अब इसका बार बार यूज होने वाला, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। अब अलग अलग स्थिति में रखने का मतलब है कि कभी मोमबत्ती को आगे ले जाइए, कभी मोमबत्ती को पीछे ले जाइए, थोड़ा साइड दाएं बाएं ऐसा करके देखिए, यही कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? सीधा का मतलब होता है, जैसे मेरा ये हेड है, नीचे पैर है, तो सर हमेशा ऊपर, पैर हमेशा नीचे। क्या ऐसा ही है? तो जाहिर सी बात है कि आप इस दर्पण में कभी भी मोमबत्ती कहीं भी लेके जाइएगा तो हमेशा ये लौ ऊपर ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी दूर ले जाइए, कितना भी नज़दीक लेके आइए, है ना। यही आपसे पूछा जा रहा है, क्या हमेशा सीधा ही है? सीधा का मतलब यही होता है कि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला हिस्सा नीचे। कह रहा है कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है बच्चों? जिसमें है ना ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर ही दिखता है, मतलब वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब का भी ऊपरी हिस्सा होता है, और वस्तु का निचला हिस्सा प्रतिबिंब का भी निचला हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इतना आप समझ लिए, आगे बढ़िए। अब ये समझना जरूरी है, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो बाद में क्या सारे अलग अलग किस्म की चीज़ें आने वाली है, तो एक एक करके याद रखते चलिए। सीधा प्रतिबिंब क्या हो गया? जैसे हमारा हेड ऊपर, फीट नीचे, तो हमारा ये हो गया सीधा प्रतिबिंब, है ना। यानी
हमें हमें जो इमेज ऑब्जेक्ट में जो हमें ऊपर दिख रहा है हेड और नीचे दिख रहा है पैर, इमेज में भी प्रतिबिंब में क्या दिखना चाहिए, ऊपर हेड और नीचे पैर दिखना चाहिए। ये हो गया हमारा सीधा प्रतिबिंब। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या कह रहा है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। यहाँ पर एक चीज़ क्या कह दिया कि समतल दर्पण में जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, तो वो समान साइज का, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। आप अपना फेस देखते हैं, थोपड़ा देखते हैं जो डेली में, वो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, घर पे जो इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण में आपका जितना बड़ा फेस है, जितना बड़ा नाक है, जितनी बड़ी आंखें हैं, आपको वही साइज़ का उसमें दिखाई देगा, वो छोटा बड़ा नहीं दिखता है। लेकिन कोई ऐसा भी दर्पण होता है कि जिसमें छोटा बड़ा दिखता है? जवाब है हाँ। इसी चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कह रहा है बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज का ही समान ही क्यों बनता है। आप इतना बड़ा भी ले लीजिएगा, सिंपल दर्पण टूटा हुआ हिस्सा, तो भी आपका है ना वही साइज़ का फोटो बनेगा जो साइज़ का आपका एक्चुअल में आप हो। हाँ, भले उसमें थोड़ा ही दिखेगा, एक आंख दिखेगा, लेकिन वो छोटा होकर नहीं दिखेगा, बराबर दिखेगा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? जवाब है नहीं, आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि समतल दर्पण का ये गुण है कि वो वस्तु के बराबर साइज का ही क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का गुण है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दा रखने का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपका ये है ना आईना था, ये आईना था, आपने इधर एक मोमबत्ती रखा था, ठीक है, ये मोमबत्ती रखा था आपने, इसका फोटो बन रहा था, इसके पीछे आईने के पीछे फोटो बन रहा था, ऊपर जो देखा। अब क्या करना है, इस दर्पण के पीछे में ऐसा कोई कागज़ वागज कुछ व्हाइट कलर का कुछ ऐसा रख देना है उसके पीछे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये मोमबत्ती का फोटो जो पीछे दिख रहा था, क्या वो उस कागज़ पे कोई वैसा फोटो दिखेगा? हाँ, जवाब है नहीं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर ये मिरर होता तो मुझे क्या दिख रहा था, मेरे जैसा एक इंसान पीछे भी खड़ा है, लेकिन जब पीछे आप जाके देखेंगे तो क्या एक्चुअल में कोई है? या जहाँ पर जितना दूर से, अभी मान लो मिरर के जितना दूर मैं दिख रहा हूँ उसके पीछे में हूँ, वहाँ पर कोई कागज़, कोई सफ़ेद पर्दा रख दे तो क्या कोई फ़ोटो वहाँ बनेगा? जवाब है नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है कि वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते हैं। अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए, क्या अब आप पर्दे पर भी प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब इसको मान लीजिए क्या कि इसको आप इधर रख दीजिए, है ना, तो क्या आप कर पा रहे? जवाब है नहीं। आप देखेंगे किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा आप चाहे आगे रखिए, पीछे रखिए, दर्पण में जो आप फोटो देख पा रहे हो उसको आप किसी कपड़े में, किसी कागज़ पे, किसी सफ़ेद चीज़ पे आप नहीं उतार सकते, नहीं दिखेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपका यहाँ पर दर्पण दिया गया था, मान लीजिए इससे 3-4 सेंटीमीटर इंच इधर रखा गया था, तो इसका दूरी कितना था, वो कितना इंच जो है पीछे गया है। इसको करने के लिए आपने क्या चाहिए, आपको एक चेस बोर्ड चाहिए, शतरंज का जो बोर्ड होता है। आप अगर नहीं है आपके पास ऐसा कोई बोर्ड तो आप अपने से बना सकते हैं। बनाने के लिए सिखाया गया आपको। कैसे सिखाया गया है कि आपने क्या कर लेना है, आप ना एक छोटा सा मतलब वर्कर कोई पेपर ले लीजिएगा, उसमें से ना आप 64 घर उसमें बना लीजिएगा। कितना घर? 64 घर। अब कितना 64 स्क्वायर है क्या? 80 64, हाँ, तो 8 का स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि इधर से 8 घर, लंबाई में 8 घर, है ना, आपका पेपर है। तो इधर से आपको, इधर से, है ना, ये 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 इधर से कर लीजिएगा, इधर से भी ऐसे ही आप 8 कर लीजिएगा, तो आपका 64 पूरा जाएगा, है कि नहीं है? तो आप नाप करके थोड़ा हिसाब लगा करके स्केल से आप क्या कर लीजिएगा, 64 घर बना लीजिएगा। उसके बाद एक घर छोड़ के एक काला कर दीजिएगा, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका चेस बोर्ड का जो पेपर है वो तैयार है। अब इसमें क्या करना है, एक साइड में आपको दर्पण रखना है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ फोटो में। उसके बाद कोई एक ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर एक कटर रखा हुआ है, आप कटर ले लीजिए, इरेजर रख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये आप रख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने कितना घर छोड़ के इधर रखा। मान लीजिए उधर से 1 2 3, तीसरे घर पर रखा उधर से, तो आप देखिए कि जो फोटो है उसमें कितने घर पर है, वो भी मान लीजिए कि फोटो में 1 2 3 घर के बाद है ना, या तीसरे घर पे है। आप इसकी स्थिति को बदलिए, एक बार फिर इधर रखिए, देखिए कि आपने 7वें घर पे रखा तो उधर से भी 7वें घर पे चला गया कि क्या। इसी तरीके से आप इधर हटा के रखिए। तो आप अलग अलग जगह पर रख करके, यहाँ पर कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखिए बिंब की दूरी में क्या कोई संबंध पाते हैं? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। जब आप अलग अलग जगह पर रखे हैं तो क्या कोई संबंध है? तो जवाब है यस, संबंध है। कह रहा है कि आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है ना, जितनी के दर्पण से बिंब की दूरी होती है। दर्पण से, अब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, अब ये एक वस्तु है ना, एक वस्तु है, इसका फोटो मान लीजिए इधर पीछे बन रहा है, ये इसका फोटो बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जितनी दूरी है ना, जितनी दूरी इधर से इधर तक बनेगा, जितनी दूरी है ना,
इधर इस इमेज से इसकी दूरी भी उतनी ही होगी। अगर ये प्रतिबिंब, ये जैसे दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, अगर दर्पण से ये 5 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ था तो ये दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। या आप घर गिन करके इस चेस बोर्ड में पता कर सकते हैं कि वस्तु जितना दूर होगा इससे दर्पण से, उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा, एकदम बराबर, कोई कमी बेशी नहीं, और हमेशा ऐसा ही बनेगा, ना कि कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हमने अभी तक देख लिया, और क्या क्या देखा इसके बारे में अब यहाँ पर पहली ने अपना नोटबुक में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डबल टिक मार लीजिए, ये आप याद कर लीजिएगा। क्या लिखी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो दर्पण के पीछे बनता है। एक चीज़ क्या बोल दिया, दर्पण के पीछे बनता है, नंबर 1 समतल दर्पण से। अच्छा ये क्या है, तो इसका हेडिंग आप समझ सकते हैं कि समतल दर्पण से है ना बनने वाले, है ना, है ना प्रतिबिंब के, है ना, गुण। समझ लीजिए ये हेडिंग है आपका, और उसका जवाब ये है। पहला गुण क्या है कि दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। दूसरा, ये सीधा होता है, ये आपका दूसरा गुण हो गया कि प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वस्तु जैसा ही सीधा होता है, यानी हेड ऊपर फुट नीचे। बिंब के साइज के समान होता है। बिंब मतलब वस्तु, तो वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा। प्रतिबिंब का गुण क्या होगा कि बिंब के समान साइज का होगा। अगर प्रतिबिंब इतना बड़ा था तो वस्तु भी इतना ही बड़ा होगा, एकदम बराबर। ये तीसरा गुण। चौथा गुण क्या हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। जितना दूर वस्तु जो है दर्पण से होगा, उतना ही दूर पीछे जो है प्रतिबिंब जो है बनाई देगा, दिखाई देगा हम लोगों को। तो ये बहुत VBI है, इसको आप ज़रूर क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हेडिंग हो गया आपका कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण बताइए, तो आप ये सब गुण बता सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अभी वास्तविक अवास्तविक का समझेंगे। एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब अवास्तविक होगा। ये चीज़ आप लिख लीजिए अपने किताब में ही लिख लीजिए, है ना, लगना चाहिए किसी ने पढ़ा हुआ है ये किताब। प्रतिबिंब अवास्तविक होगा। अब ये अवास्तविक वास्तविक क्या होता है ना, तो ये आप अभी देख लेंगे। बस इतना कुछ लिख देंगे तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में इतनी ही चीज़ें हमें सिखाई जानी थी। आगे बढ़ते हैं। अब एक गुण है ना, एक और लास्ट गुण है समतल दर्पण के बारे में, वो देख लेते हैं। क्या, दक्षिण या वाम, यानी राइट या लेफ्ट, दायां या बायां, दक्षिण या वाम, दायां या बायां। अब जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या ये ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? ठीक है, आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है, जो चीज़ ऊपर थी ऊपर, जो नीचे थी नीचे दिखाई दिया, समान साइज का दिखाई दिया, जितना आप आगे थे उतना ही पीछे बना, सब ठीक है। लेकिन क्या एकदम सेम है? क्या कुछ फर्क भी है? कह रहा है क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आपके दर्पण में, आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? प्रतिबिंब में आपके बीच में एक फ़र्क भी है। अभी तक तो समानता देख रहे थे, एक फ़र्क क्या है, चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। इस फ़र्क को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, याद करते हैं। वो फ़र्क ये है कि जब आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो उधर बायां हाथ उठेगा, और जब आप अपना बायां हाथ उठाएंगे तो उधर दायां हाथ उठेगा। शुरू में जब मैं ये करता था बचपन में, जब शुरू में मैंने ये वाला एक होता ना, ये राइट साइड से क्या होता, मांग बोलते हैं, ये करता था, मुझे भी सच में बहुत कन्फ्यूज़न होता था। पता नहीं आप लोगों को हुआ कि नहीं हुआ, पर मुझे हुआ है बचपन में आईना में राइट लेफ्ट का कन्फ्यूज़न। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अब चूँकि हम इतना ज़्यादा, है ना, यूज टू हो चुके हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं उस चीज़ को, कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सबकॉन्शियसली हम चीज़ों को एडजस्ट करना सीख गए हैं। समतल दर्पण के साथ हमारा जो व्यवहार है रोज़ सुबह सवेरे का, है ना, कि थोपड़ा देखना किधर से भी आकर के, तो हम इतना ज़्यादा उससे यूज टू हो चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं, कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन एक नए आदमी को अगर आप इस चीज़ को करने के लिए कहेंगे दायां बायां में, वो मिस्टेक करेगा। और ये सच है। क्या होता है बच्चों, समतल दर्पण में हमारा दाएं साइड बाईं और बाएं साइड दाईं और दिखाई देता है। यहाँ पर वही कहा गया है। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? कान भी छूने के लिए कहा जा रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, क्या आपके प्रतिबिंब में दक्षिण यानी वाम, दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है? वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है? क्या बोल रहा है? दक्षिण, यानी दायां बायां दिखाई पड़ता है और बायां दायां दिखाई पड़ता है? जवाब है यस। बुझो ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसके आश्चर्य हुआ कि इसके आगे क्या और शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से क्यों लिखा था? ऐसा एम्बुलेंस लिखा रहता है, ऐसा एम्बुलेंस लिखा रहता है किसमें? एम्बुलेंस में ऐसे क्यों लिखा रहता है? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके दिमाग में ये सवाल आया। इसका जवाब अभी यही मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर आप लेटर को मिरर में देख के लिखेंगे, इसी को अगर आप मिरर रख देंगे यहाँ पर, एक आईने में देखेंगे, है ना, तो आईने में क्या दिखेगा बच्चों? ये अभी मान लीजिए कि अभी ये किधर दायां है, इसका इधर दायां है और इधर बायां है। देखिए ऐसे,
है ना, सॉरी मैं भी बोल रहा हूँ, ये बायां साइड है, ये दायां साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर आप मान लीजिए इसको दर्पण में देखिएगा तो इसका राइट वाला जो है वो लेफ्ट की ओर दिखेगा और लेफ्ट वाला जो है वो राइट की ओर दिखेगा। तो वहाँ पर ए इधर इधर आ जाएगा, बी एम, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट बी देखिए है ना, बी जो है ऐसे लिखा हुआ है ना, तो जब इस साइड को इधर उस साइड, इस साइड को उस साइड कर दिया जाएगा और इस साइड को इधर कर दिया जाएगा तो इधर लकीर आ जाएगा और ये मुंडी उधर चला जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एम्बुलेंस इसीलिए उल्टा लिखा रहता है क्योंकि आप जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे है ना, तो बच्चों यहाँ पे एक मिरर रहता है यहाँ पे है ना, वो समतल दर्पण रहता है। वो कैसा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। उस दर्पण से ड्राइवर पीछे की गाड़ी को जब देखेगा तो ये बड़ा सा एम्बुलेंस उसको दिखेगा और ये बड़ा सा एम्बुलेंस इस समतल दर्पण में उल्टा दिखेगा, यानी दायां साइड बाएं और बाएं साइड दाएं और। तो अगर ये पहले से ही सीधा लिखा रहता तो उसमें फिर उल्टा दिखता, इसलिए इसी को उल्टा लिखा गया ताकि उसके आईने में सीधा दिखे। आईने में जब सीधा दिखेगा ड्राइवर को तो क्या होगा, अच्छे से उसको आसानी से जल्दी से पढ़ लेगा। इसीलिए एम्बुलेंस इसी तरीके से, क्या इसमें फ़र्क है, इसने दाएं साइड को बाएं और बाएं साइड को दाएं और लिखा है। देखें सर आईना आप देखते हैं, अरे सही टाइम पे आप लगता है उठाए। देखिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कैमरे में तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा भाई, मैं तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ बट ये कैमरे में नहीं दिखा पाऊँगा मैं, है ना, कि ये सीधा हो चुका है। और इससे भी हम ऐसे इस पर देख रहे हैं अभी हम अपने फेस के साथ, तो बिल्कुल हमको ये सही दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ कि मुझे सही दिख रहा है आप ट्राई कर लेना बच्चों घर पे, एम्बुलेंस ऐसा उल्टा लिख करके आपने किताब में ही आप ऐसे है ना, किताब ही को रखिएगा ऐसे और ऐसे जो है देखिएगा आईना में तो आपको सीधा दिखेगा। तो यही कुछ होता है यहाँ पर जो आईना, इस आईने की बात करें हम, ये साइड मिरर की बात नहीं कर रहे, याद रखिएगा इस बात को। इस आईने में देखा जाता है, यहाँ पर समतल दर्पण होता है बच्चों, फिर ध्यान दीजिएगा, बाद में नहीं बोलेगा सर गलत पढ़ा दिए थे। हमने कहाँ की बात कही है, इस वाले जगह पे यहाँ पर एक मिरर होता है, वहाँ पर समतल दर्पण होता है, साइड मिरर में अवतल होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। चलिए देखेंगे अभी, ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही ये अदली बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा, यानी ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है। पार्श्व का मतलब होता है ऐसे, यानी साइड साइड से, तो सिर्फ पार्श्व बदला है, यानी दाएं बाएं हुआ है, बाएं दाएं हुआ, लेकिन उल्टा नहीं हुआ। उल्टा होने का मतलब है कि ऊपर नीचे नहीं हो गया, नीचा ऊपर नहीं हो गया, ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। क्या होता है? समतल दर्पण पार्श्व रूप से है ना परावर्तित करता है चीज़ों को। अब एक कागज़ टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के एक सामने रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, यानी दाएं साइड बाएं ओर। क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहन के शब्द एम्बुलेंस को चित्र के भांति वाले क्यों दिखाया जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन के चालक अपने है ना पाश्चात्य दृश्य, पीछे के दृश्य दिखने वाला दर्पण, वो जो मैंने कहा ड्राइवर के ऊपर रहता है, जो फिल्मों में जहाँ पे हीरोइन की आंखें देखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि है ना, तो वो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता बिना रोके क्या करना चाहिए, है ना। भाई मैं तो ये वाला पे फोर्स करूँगा। हमारे इंडिया के अंदर मैं अक्सर ये चीज़ देखता हूँ कि लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी अनडिसिप्लिन्ड कह लो यार, कोई वैल्यू नहीं है। एम्बुलेंस पुई पुई कर रहा है पीछे, ठीक है, पुलिस की गाड़ी को 1 मिनट के लिए, वैसे मैं वो भी नहीं कहूँगा भाई, लेकिन पुलिस की गाड़ी अगर थोड़ी देर भी हो जाती है तो शायद पता चले कि कोई काम ठीक, लेकिन एम्बुलेंस यार जान की बात होती है। वैसे पुलिस की गाड़ी या जिसमें भी सायरन बजता है हम लोग उसको साइड दे देना चाहिए जल्दी से, लेकिन एम्बुलेंस तो हमको लगता है प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो हम देखते हैं कि बहुत मामले में भीड़ पे हम खुद चल रहे होते हैं, देखते हैं कि लोग उसको साइड नहीं दे रहे होते हैं, थोड़े थोड़े 2-4 सेकंड के लिए आगे जाम लगा देते हैं, घुसा देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा बच्चों, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, तो आप समझिएगा कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो ज़िंदगी मौत से जूझ रहा हो सकता है। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पास साइड मिरर, गाड़ी वाले में जो साइड मिरर होता है, पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है, उसमें आप देखिएगा चीज़ें छोटी होती हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, आप उसमें चेहरा भी देखते होंगे, आपका चेहरा इतना बड़ा छोटा सा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अभी हमें मिल जाए, क्योंकि वो समतल दर्पण नहीं है बच्चों। हमने क्या देखा अभी तक? हमने अभी तक ये देखा कि समतल दर्पण जो होते हैं ना बेसिकली वो बराबर साइज़ के बनाते हैं, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण का काम है। लेकिन गोलीय दर्पण एक दूसरा दर्पण का प्रकार है। अब इससे हमें एक चीज़ समझना चाहिए, क्या कि दर्पण कितने प्रकार के हुए? दर्पण 2 प्रकार के हुए, एक हो गया समतल दर्पण, एक हो गया समतल दर्पण, और एक हो गया गोलीय दर्पण, एक हो गया गोलीय दर्पण। अब ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको बोल दिया है, इसको याद रखिएगा। दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण।
क्लियर रहेगा? आगे पूछूंगा मैं आपसे। अब हम लोग समतल दर्पण के आगे गोलीय दर्पण को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो कह रहा है कि पहेली जो है शाम में भोजन के लिए वेट कर रही थी। उसने स्टील के प्लेट को उठाई, उसने अपना प्रतिबिंब देखा, अरे वाह, प्लेट तो समतल दर्पण की भांति ही कार्य करता है, मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। उसने कहा कि भाई हमारा जो प्लेट है चमकदार सा नया नया वाला है ना, ये प्लेट तो बिल्कुल हमारे मिरर जैसा है, एकदम बराबर फोटो बन रहा है। तभी पहेली जो है ना वो चम्मच का बाहर अर्थात पीछे वाला पृष्ठ, चम्मच का पीछे वाला, ये पीछे वाला, वहां पर पहेली देखती है। बोलते हे भैया ये देखो, इधर देखो, मैं अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि ये साइज में छोटा। बोल रहा अरे हमको भी फोटो दिख रहा, लेकिन ये तो छोटका है रे, है ना, हमारा पूरा मुंह तो इतने बड़का हो गया है ना। तो यहाँ पर ये पहेली कह रही है, आगे कह रहा आप भी चम्मच या कोई भी विकृत है ना वकृत वकृत मतलब गोल मुड़ा हुआ है ना, मुड़ा हुआ नहीं, गोल नहीं, मुड़ा हुआ चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बाल्टी में, जग में, है ना, खाना खाते टाइम बैठ करके, या कभी कभी होटल्स में गिलास उलास में, भाई मैंने किया है और सब ने किया होगा आई थिंक, है ना, बैठ करके अपना मिरर देख रहे हैं, नज़दीक हो रहे हैं, नाक बड़ा हो रहा है, ये सब किए ही होंगे आई थिंक। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप में आपने क्या करना है, एक ऐसा चम्मच लेना है ना, ये खाना खाने वाला चम्मच है, इंसान वाला चम्मच नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें क्या करिए, अपना प्रतिबिंब देखना की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्या जैसा समतल दर्पण में देखे थे वैसा ही प्रतिबिंब आपको मिल रहा है? जवाब है नहीं। तो क्या ये सीधा है? सीधा तो है, क्योंकि आपका हेड ऊपर है तो ऊपर ही दिख रहा है ना, टो नीचे है तो नीचे ही दिखेगा, तो ये सीधा तो है, ठीक। अब कह रहा है क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान का है? बिंब मतलब वस्तु, तो बिल्कुल साइज समान नहीं है। साइज कैसा है बच्चों? साइज छोटा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कुछ कह रहा है। अब कह रहा है आप चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए, इधर से देखिए। अब ये हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे, हो सकता है कि कैसा दिखाई दे, सीधा तथा बड़ा। अब प्रतिबिंब को आगे पीछे करना, आप चम्मच को थोड़ा आगे पीछे करके देखना है, बहुत तेजी से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, आराम आराम से ऐसे करना है पीछे, ठीक है। और ध्यान देना है, यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभवतः कि आप उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है कि एक टाइम के बाद ऐसा प्रतिबिंब, हमने तो स्कूल में, है ना, जहाँ भाई अल्फाज वाले, तो तुम्हें तो पता ही होगा, हमने तो ये देखा था भाई, है ना। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप एकदम एग्जैक्टली एक ही बार हो सकता है कि आपको ना दिखे ऐसा उल्टा प्रतिबिंब। आपने क्या करना है, धीरे 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 थोड़ा दूरी बढ़ानी, या तो आप चेहरा हटाओ या तो आप दर्पण हटाओ, है ना। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ पर जाके आप क्या देख पाओगे, अपना फोटो उल्टा देख पाओगे, यानी ये हेड देखिए नीचे की ओर, बिल्कुल ऐसा दिखता है, हमने देखा भी है। और आप ये चीज़ तो चम्मच के साथ भी ट्राई कर सकते हो, तो इससे आसान और क्या होगा, घर पर सबके होते हैं, ठीक है। और आपके लैब में अगर दर्पण मौजूद है, गोलीय दर्पण, तो वहाँ देख लीजिएगा। अपने चेहरे के स्थान पर अपना पेन तथा पेंसिल कुछ भी आप रख करके ये तुलना कर सकते हैं कि उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चम्मच का वकृत चमकदार, वकृत मतलब मुड़ा हुआ वो हिस्सा, सीधा वाला हिस्सा नहीं, ये हैंड पकड़ने वाला हिस्सा नहीं, उसका मुड़ा हुआ आगे का हिस्सा कह रहा है क्या है, गोलीय दर्पण का उदाहरण है। गोलीय दर्पण वकृत दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण वकृत दर्पण का, देखिए वकृत दर्पण जो होता है, बेसिकली दर्पण का दूसरा टाइप वकृत दर्पण होता है, लेकिन वकृत दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण गोलीय दर्पण है, इसलिए हमने कह दिया दूसरा टाइप गोलीय दर्पण है, ठीक है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, परावर्तक पृष्ठ। अब ये क्या है, जैसे देखिए अभी ये चम्मच का किस साइड दिख रहा है, उल्टा साइड दिख रहा है कि सीधा साइड दिख रहा है, उल्टा साइड दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इधर से जिधर से खाते हैं उधर से साइड नहीं दिख रहा है, बाहर के साइड से दिख रहा है। तो जिस साइड से आप देख रहे हो, जिस साइड से परावर्तन कर रहे हो आप, है ना, वो साइड हो गया परावर्तक सतह। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ये आईना है, मिरर है, तो मिरर के दोनों साइड से आप अपना मुंह चेहरा देख पाओगे क्या? नहीं, एक साइड से देख पाओगे और एक साइड से रहेगा प्लास्टिक या पेंट किया हुआ। तो जिस साइड से आप मान लो इधर से देख पा रहे हो, तो जिस साइड से आप देख पा रहे हो वो साइड हो गया परावर्तक सतह। क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसका अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल मतलब होता है, अवतल का मतलब होता है कि धसा हुआ तल। अवतल का मतलब धसा हुआ तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ तल, आप ऐसा कह लो, ठीक है। उठा हुआ तल, धसा हुआ तल, है ना, तो अवतल है। अब ये कह रहे हैं यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की जो पहचान है उसमें आप एक चीज समझ लीजिएगा, दो तरह का, एक है आपका पेंट किया हुआ सतह और एक है आपका परावर्तक सतह। याद रखिए इस बात को, एक है आपका पेंट किया हुआ सतह, एक है आपका परावर्तक सतह। जिस सतह से आप देखते हो, जो सतह आपका सामने की ओर होता है वो परावर्तक सतह है, और पीछे का जो सतह होता है, जैसे यहाँ पर पेंट किया हुआ दिखा रहा है, तो वो हो गया पेंट किया हुआ सतह। परावर्तक सतह के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कोई अवतल है कि उत्तल है। किसके हिसाब से? पेंट किया हुआ से नहीं,
परावर्तक सतह से डिसाइड करते हैं कि कोई साइड उत्तल है क्या अवतल है। अगर ये परावर्तक सतह अवतल है, केव गुफा की तरह धंसा हुआ है, तो हो गया अवतल दर्पण। अगर वही परावर्तक सतह उठा हुआ तल है, तो हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है। अब ये चीज़ मैंने इतनी बार रिपीट क्यों करी, क्योंकि बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सच में मैं जब स्कूल में था मुझे 10 क्लास तक इसे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा वाला उत्तल कौन सा वाला अवतल। तो अवतल हो गया गुफा जैसा, उत्तल उठा हुआ तल, ऐसा थोड़ा नाम से याद रखिएगा। और हम कैसा तल डिसाइड करेंगे, हम परावर्तक सतह से डिसाइड करेंगे कि वो उठा हुआ वाला है कि धंसा हुआ वाला है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की ओर काम करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण हमारा, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का बच्चों, गोलीय दर्पण हमारे पास 2 प्रकार का आ गया। एक हो गया अवतल दर्पण जिसमें धंसा हुआ है परावर्तक सतह, और एक हो गया उत्तल दर्पण जिसमें उठा हुआ है परावर्तक सतह। ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रकार का गोलीय दर्पण हो गया। दर्पण 2 प्रकार का हुआ था, फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हुआ। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के, तो 2 कौन कौन से, तब हो जाएगा कि समतल दर्पण और वक्र दर्पण। ठीक है, वक्रित दर्पण तो वो अलग है। और जब बोलेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो वो 2 प्रकार कितने हो जाएंगे भाई, अवतल और उत्तल। तो थोड़ा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब यहाँ पर कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। अब इसका भी जवाब है क्योंकि वो किसी गोल सतह का हिस्सा है, किसी गोला का हिस्सा है, इसीलिए गोलीय दर्पण है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया है कि आपने क्या करना है, रबड़ की एक गेंद लेनी है तथा इसे एक भाग चाकू अथवा आरे से काटना है, जैसे कि दिया गया। लेकिन काटते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये गोल है तो फिसल सकता है, थोड़ा बढ़िया से भाई, ऐसा ना हो कि हाथ बात कट जाए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए, है ना। हो सकता है कि हाथ से ऐसे पकड़ काटने जाइएगा, फिसल जाएगा हाथ से और हाथ बात कट जाए। कह रहा कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। ये देखो ये कटा हुआ हिस्सा है, तो इसका जो अंदर वाला पृष्ठ हो गया वो हो गया अवतल, और बाहर वाला पृष्ठ क्या हो गया, उत्तल। अब थोड़ा समझिएगा। बेसिकली कोई एक शीशा का मान लीजिए गोला है, उसका हमने एक हिस्सा काट लिया। अब ये हिस्सा हमारा ये वाला हुआ है ना। अब उसका हमने एक साइड पेंट कर दिया। अगर हमने बाहर की साइड पेंट कर दिया तो अंदर वाला परावर्तक सतह हुआ, तो ये हो गया अवतल। और अगर मान लीजिए इसी वाले को हमने अंदर की साइड पेंट कर दिया तो बाहर वाला परावर्तक सतह हो गया, तो ये हो गया उत्तल। तो किसी खोखले गोले का ही क्या होता है, हिस्सा होता है, इसीलिए हम इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण बेसिकली क्या होता है बच्चों, किसी शीशे के खोखले गोले का हिस्सा होता है, इसीलिए हम लोग इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। कैसा समझ में आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। और इस बात को आप यहाँ पर अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि किसी वस्तु का जो दर्पण, किसी वस्तु का जो इमेज बनता है, फोटो बनता है, समतल दर्पण से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी फोटो पर्दा पर नहीं बना सकते हैं। क्या है इसका मतलब, आगे और अच्छे से समझ जाइएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए क्या अवतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब के लिए क्या ये बात सही है, मतलब जो समतल के लिए थे क्या अवतल के लिए भी यही बात है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर सावधानी है कि सूर्य के प्रकाश को आप डायरेक्ट नहीं देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को किसी चीज़ के सहायता से ही देखेंगे, मतलब उसका सिर्फ इमेज देखेंगे, डायरेक्ट सूरज की ओर नहीं देखेंगे, आपकी आंख में बुरा असर पड़ सकता है। कह रहा आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रख करके पकड़िए, दर्पण से परावर्तक प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट का तब तक आगे पीछे संयोजित कीजिए जब तक कि आपको एक छोटा सा बिंदु ना मिल जाए। यहाँ पर क्या कह रहा है समझिएगा। सपोज करिए कि अभी हम जैसे कि सूरज इधर है हमारा, मान लीजिए इधर है सूरज, ठीक है। अगर इधर सूरज है इधर, तो हम दर्पण लिए, मान लीजिए हमारे हाथ में भी दर्पण है, ठीक मान लेते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे घूमना है, ऐसे, सूरज अभी पीछे है, ऐसे दर्पण है ना। या फिर आप घूमे, किधर भी घूमे रहिए, लेकिन दर्पण को उसके सामने रखना। इधर है परावर्तक सतह मेरा, मान लीजिए अभी हम बात करें अवतल दर्पण का। और एक पेपर ले रहा है, सपोज करिए, ठीक है। हमारे पास अभी यही मान लीजिए, हम दर्पण को ही मान लीजिए कि पेपर मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर ले लिए। अब इधर से लाइट आ रहा है और इधर से आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम इस पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे। अब इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे, या आप दर्पण को आगे पीछे कीजिए, है ना, या पेपर को ही आगे पीछे कीजिएगा। और मान लीजिए क्या, जैसे कि आपका इधर सूरज था, ठीक है,
इधर सूरज था, आपने ये दर्पण इधर से ऐसा लिया, ठीक है, दर्पण इधर लिया, इधर आपने पेपर लिया, इधर से फोटो बनेगा, इस पे बनेगा। ये फोटो जब तक जितना छोटा हो जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे, यानी आगे पीछे करते रहेंगे। हो सकता है क्या कि कभी ये फोटो आपको इतना बड़ा दिखाई दे, कभी आपको ये और इतना बड़ा दिखाई दे, लेकिन आपको तब तक आगे पीछे करना जब तक कि सबसे छोटा आपके हिसाब से फोटो नहीं मिल जाता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। वही चीज़ लिखा हुआ है आपको कि क्या करना है बच्चों कि एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए, छोटा सा, है ना। दर्पण तथा कागज़ के शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? बिल्कुल, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये गोलीय दर्पण लिया हुआ हाथ में, आपके लैब में हो सकता है ऐसा दर्पण लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं। अवतल दर्पण का लिया गया है। फिर याद रखिए कैसा दर्पण लिया गया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा था? जिसका बाहरी सतह क्या था सर? पेंट था, परावर्तक सतह ऐसे अंदर की ओर था, ये अवतल दर्पण था। ऐसा वाला दर्पण लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि लाइट इसमें जितना आया, ऐसे लाइट सब आया, इस सब लाइट को इसने जमा करके एक जगह पे कर दिया, तो सारे लाइट का पावर एक जगह पे चला गया, तो जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों, ये पेपर में आग लग सकता है, जलना शुरू हो सकता है। और ऐसा मैंने स्कूल में करके देखा भी है। चप्पल जलाते थे हमारे स्कूल में बच्चे बदमाशी करके, है ना, वो हाथ वाला लेंस लेकर के, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे क्योंकि वो फोम वाला चप्पल यूज़ होता था, प्लास्टिक वाला, है ना, मेरे स्कूल के टाइम पे अक्सर। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते थे, बदमाशी करके दूसरे का चप्पल बाहर रूम के बाहर रखा रहता था, उसको कहीं से, है ना, फोकस करके जला रहे होते थे। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु, अच्छा ये तो हो गया, ये चमकदार बिंदु नहीं, किसी का चप्पल उप्पल नहीं जलाना है, ठीक है, दिल जलाना है, अच्छे से पढ़ाई करके, तरक्की करके, क्या कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो, ठीक है, राजनीति हम पे छोड़ो। कह रहे चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। वो जो आप बिंदु देख रहे हैं ना, सूर्य से जो लाइट आ रही थी ना, तो ये जो ऐसा बिंदु बन गया छोटा सा किसी कागज़ वगज पे, ये क्या है बेसिकली, ये सूरज से आने वाले प्रकाश का क्या है, प्रतिबिंब है बच्चों। क्या है? प्रतिबिंब है, फोटो है, इमेज है। कह रहा है क्या कि यह प्रतिबिंब कागज की शीट पर बन रहा है। जाहिर सी बात है, ये फोटो कहाँ बन रहा है, उस कागज पे बन रहा है, हवा में तो नहीं बन रहा है। तो वो जो कागज का शीट हो पर्दा हुआ, क्या हुआ? पर्दा हुआ। तो कह रहा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये डेफिनेशन इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैंने पहले ऊपर कहा था ना कि प्रतिबिंब जो होते हैं सीधा उल्टा एक अलग चीज़ है, और वास्तविक अवास्तविक अलग चीज़ है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना था उसको हम कागज़ वगैरह पे नहीं उतार सके थे, तो वो हो गया अवास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कागज़ पे हमारा सूरज का प्रतिबिंब बन रहा था, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। इसको और अच्छे से आगे समझ में आएगा। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बनने वाले मोमबत्ती का लौ को प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बनने, है ना, मोमबत्ती की लौ को प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें, है ना। मोमबत्ती का लौ, अभी तो सूरज का हो गया। अच्छा यहाँ पे कहाँ से करेंगे? जिस प्रतिबिंब का, आप यहाँ पर जिस लगा दीजिएगा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, यहाँ पे जा सके कर दीजिएगा, है ना। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में सटीकता देखी जाती है। आप ऐसे ही लिखिए किताब की जैसे, तो थोड़ा सा नंबर नहीं मिल पाएगा शायद, चेक करने वाले पे डिपेंड करता है। वैसे सही बात है यार, दिमाग लगा के लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। अच्छा आइए आप अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले मोमबत्ती के प्रतिबिंब को हम लोग थोड़ा, इसमें क्या करना है आपने, आप चलो सीधे हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, आपको ये दर्पण लेना है। ये दर्पण है, ये तो ये लेंस होल्डर है, सो लेंस होल्डर कहते हैं। मिरर होल्डर है। दर्पण को होल्ड करने के लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। अपने से भी आप बना सकते हैं, और वैसे लैब में होता है होल्डर, ठीक है, वो ले लीजिए। उसको किसी चीज़ पर रखा गया, अंधेरे कमरे में करना है, ठीक है। उसके बाद या फिर लाइट वाले में सब सेटअप कर लो, फिर लाइट ऑफ कर देना चेक करने के लिए। ये एक कागज़ का शीट है, आप चाहे तो एकदम वाइट बढ़िया सा कागज़ का शीट ले लीजिए, है ना। उसको खड़ा उड़ा हो जाए इसके लिए आप पीछे से थोड़ा सा, है, जैसे मान लीजिए ये आपका कागज़ का शीट है ना, आप पीछे से ऐसा स्टैंड टाइप का, ऐसा, है ना, ऐसा कुछ बना लीजिए ट्रायंगल टाइप का, है ना। कागज़ का ही बना लीजिएगा ट्रायंगल टाइप का, तो उससे पीछे सहायता से खड़ा रख सकते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है बच्चों, आपको बस ये जो मोमबत्ती है इससे इसकी दूरी को थोड़ा सा, यानी दर्पण की दूरी को थोड़ा संभाल के रखना है। दर्पण की दूरी को 50 सेंटीमीटर लगभग दूर रखना है। कितना? 50 सेंटीमीटर, है ना। 50 सेंटीमीटर दूर लगभग इस मोमबत्ती से इस दर्पण को रख लीजिएगा आप, ठीक। उसके बाद इसके ठीक सामने, एकदम मिला करके सामने, आप इस पेपर को रखिएगा, लेकिन एक ही बार में रख नहीं दीजिएगा, बल्कि आप उस पेपर को थोड़ा, मतलब जैसे कि इतना दूर पे रखिएगा। पहले तो जितना 50 सेंटीमीटर के आसपास से ही शुरू कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा नज़दीक रखिएगा, थोड़ा दूर कीजिएगा, पेपर को देखिएगा।
कब तक दिखेगा? जब तक कि ये लौ आपको दिखाई ना दे। एक ही बार में दिखाई नहीं देगा बच्चों। मैंने कहा ना, जैसे कि यहाँ पर आपका रखा हुआ है ना, ये लौ है आपका, यहाँ पर आपका मिरर रखा हुआ मेरे फेस के पास, तो आपने कागज़ को यहाँ रखना है, थोड़ा आगे पीछे करना है और पीछे करना है, लेकिन आपको दिखेगा एक टाइम के बाद, अंधेरा में करेंगे तो आपको दिखेगा उस वाइट पेपर के, क्या दिखेगा बच्चों? आपको ये मोमबत्ती का फोटो दिखेगा, और वो भी उल्टा, यानी ये लौ का जो ऊपर का हिस्सा था वो नीचे की ओर दिखेगा। तो यही हो गया हमारा पर्दा। और इस पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? ये बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इसको पर्दा पे उतारा जा सक रहा है। और ये कैसे बन रहा है? क्योंकि ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण इसको बना रहा है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही सब चीजें हैं, है ना। इसके लिए पर्दे के दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर अथवा समय सरकाइए, वही चीज़ है ना, थोड़ा आगे पीछे आपको पर्दे को खिसकाना है, जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब, तीक्ष्ण मतलब एकदम क्लियर, है ना, धुंधला नहीं, क्लियर फोटो ना मिल जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा ना पहुंचाए। मतलब जैसे कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम मोमबत्ती रखे हैं, यहाँ हमारा दर्पण है, ये पर्दा, अब बीच में कोई चीज़ ना है, बीच में अपना मुंह मत रखिएगा, बीच साइड से कीजिएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? अच्छा, वास्तविक का उल्टा अवास्तविक जो मैंने कहा था उसी को आभासी भी कहते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया, याद रखिएगा। वास्तविक का उल्टा अवास्तविक, इसी को कहते हैं आभासी। अवास्तविक मतलब आभासी। तो क्या कह रहा है कि ये वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक है, क्योंकि इसको पर्दे पे उतारा जा पा रहा है। चलिए, कह रहा है क्या इसका साइज लौ जितना ही है? जवाब है नहीं, उससे बड़ा है। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इससे अलग अलग दूरियों पर रखिए, थोड़ा नज़दीक लेके आइए, और अवस्था में प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, है ना। हर एक अवस्था में, मतलब नज़दीक आ रहे हैं तब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उससे दूर जा रहे हैं तब कैसा बन रहा है, मतलब हर एक कंडीशन में आपको करना है। ठीक है। इस बार क्या करना है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लेके आइए। इस बार जो आपका वो कागज़ था, कागज़ रखा हुआ है, मोमबत्ती को आगे पीछे कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या किसको? मोमबत्ती को आगे पीछे करना है। ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि आप कागज़ को फिर आगे पीछे करने लग जाए। पहले कागज़ को आगे पीछे करके क्लियर एक मिल गया था। अब मोमबत्ती को, मोमबत्ती जो हमारा मान लीजिए ये मोमबत्ती है ना, अब मान लीजिए दर्पण है, तो मोमबत्ती से ये 50 सेंटीमीटर का दूरी था ना, अब इसको आप कम बेशी करेंगे, इधर लेके आएंगे, थोड़ा नज़दीक नज़दीक करेंगे। ठीक, अब आपका जो पेपर था वो अपना जगह पे है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने प्रक्षेपण को यहाँ पर लिखिएगा। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब, जब अत्यंत निकट है तब क्या, तब जो है आपका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? सवाल दिया है। जवाब है नहीं बच्चों, क्योंकि उस वक्त वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस वक्त आभासी प्रतिबिंब बनता है जब बहुत नज़दीक होता है। तो ऐसा संभव नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है, जब नज़दीक हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो नहीं बन पाएगा। उस वक्त आभासी प्रतिबिंब बनता है जब नज़दीक होता है तो, और वह आभासी प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, और वह प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब का मतलब ही होता है इसको पर्दे पर न उतारा जा सके। अब ये सारणी मैं फिल कर दूँ क्या? आप चाहें तो खुद भी फिल कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके, लेकिन प्रैक्टिकल कर नहीं रहे तो ऐसे देख लीजिए। जब 50 सेंटीमीटर होगा तो बिंब से छोटा होगा, है ना, नहीं छोटा नहीं, बड़ा था रे। बिंब की दर्पण से दूरी, नहीं, जब पूरा 50 पे होगा ना तो छोटा ही होगा। ठीक है, जब 40 पे होगा लगभग बराबर होगा। ठीक है, लगभग बराबर होगा। और जब 30 पे होगा ना तो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और जब 20 पे होगा ना तो और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। ठीक है, और ये जो 10 सेंटीमीटर पे होगा ना तभी बड़ा होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा पर्दे पे। और जो 5 सेंटीमीटर होगा तो और बड़ा होगा, और बड़ा। ठीक है, लेकिन ये भी दिखाई नहीं देगा पर्दे पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना ये आभासी होंगे। क्या होंगे? आभासी। ये दोनों कंडीशन में जब नज़दीक होगा तो, जबकि इधर जो है ना ये सब वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक। तो ये सब कुछ पर्दे पे उतारा जा पा रहा है, और सब के सब अगर देखा जाए तो ये दोनों सीधा होगा, ये दोनों सीधा होगा। कौन दोनों? नीचे वाला दोनों जब नज़दीक होगा तो। बाकी ये सब के सब क्या होगा? उल्टा होगा। और वैसे भी इससे थोड़ा हम लोग को पता चलता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सही बोल रहा हूँ, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। क्या? अभी चलो आगे आएगा मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें, देखते हैं। यहाँ पे आ ही गया वही सब चीज़ कि हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। देखो जो प्रतिबिंब, यहाँ पर वही गुण फिर से अब आप लिख सकते हैं, ये अंडरलाइन कीजिएगा। अवतल दर्पण वाला कैसा वाला? अवतल। तो हम जैसे कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण आपको लिखाए थे, वैसे ही
अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण दिए गए क्या? ये साइज में या तो बिंब से यानी वस्तु से छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ये भी चीज आप ऐड कर लीजिए। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का कोई उपयोग बताइए, तो पहला उपयोग है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आंख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला एक यहाँ पर ये दिया है। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारा है, एग्जाम में पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डॉक्टर लोग ऐसे, ये फोटो में दिखाया है, दांत देखने के लिए दर्पण का, लेंस का नहीं, दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके अलावा कह रहा है क्या, दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है ना। ये भी आप देख सकते हैं, है ना। आंख, कान, नाक तथा हो गया, उसके अलावा दांत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 हो गया। उसके अलावा अगर टॉर्च, कार तथा स्कूटरों के अग्रदीप का परावर्तक पृष्ठ, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूं अभी। ये हमारा दूसरा यूज है, तीसरा अवतल दर्पण का, अग्रदीप का परावर्तक पृष्ठ। ये कहाँ होता है, जैसे ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला, जैसे मान लो ये टॉर्च है ना, ये टॉर्च है ना। इस टॉर्च में इस वाले हिस्से में एक ठो ऐसा रहता है बच्चों, इस वाले हिस्से में, और यहाँ पर बल्ब लगा रहता है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो मैंने, ये वाला अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर जो रहता है ना, यहाँ पर शीशा, वो लेंस है, वो अलग चीज़ है। अवतल दर्पण रहता है ऐसे पीछे, ठीक है, जहाँ पर बल्ब रहता है उसके अगल बगल में। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक। इस तरीके से गाड़ी वाड़ी में भी सब में ऐसा रहता है। तो ये तीसरा आपका यूज़ हो गया। आपसे यूज़ पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी को चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा, घंटे में भी देख पाएंगे, है ना। तो कह रहा है कि लेकिन वो साइज में छोटा है, उससे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? जवाब है यस है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है? यस, मैं पहचान सकता हूँ, ये उठा हुआ तल है तो उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ क्या है, उत्तल है, इसलिए ये उत्तल दर्पण है। अब अगला आपको क्रियाकलाप क्या करना है कि फिर से वही मोमबत्ती लेनी है और इस बार दर्पण चेंज कर लेना है। इस बार दर्पण आपको लेना है उत्तल, अभी तक लिए थे अवतल। उत्तल दर्पण लेकर के फिर से पर्दा पे आपको फोटो बनाने की कोशिश करनी है, जैसा कि ऊपर कागज से किए थे। इस बार क्या आप कागज में फोटो बना पाएंगे? तो जवाब है नहीं। क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? भाई प्रतिबिंब है बिंब से बड़े साइज का, लेकिन उसको फोटो पे इस पे नहीं बना सकते हैं। नहीं, बड़ा साइज का होगा ही नहीं, सॉरी, बड़ा तो होगा ही नहीं। क्या आप उत्तल दर्पण पर बिंब किसी भी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते? जवाब है नहीं, है ना। आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देखिएगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्या उससे आगे, क्या अब आप वाहनों में पार्श्व दर्पण, साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल। साइड मिरर में जो यूज होता है वो आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अगर अवतल दर्पण होता तो कभी छोटा कभी बड़ा फोटो बन रहा होता? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दूरी उरी बढ़ रही होती है वस्तु से, तो फोटो छोटा बड़ा होता रहता है, वास्तविक उल्टा सीधा होता रहता है, आदमी कन्फ्यूज हो जाता। वहाँ पर हमेशा ही फोटो क्या बनता है? छोटा बनता है। इसका मतलब है कि वो जो इमेज है, वो जो मिरर है, वो जो दर्पण है जो हम लोग की गाड़ी के साइड मिरर में इस्तेमाल होता है, वो हमारा कैसा है? उत्तल दर्पण है बच्चों। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों के पीछे के, यहाँ पर अब उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा इमेज बनता है? तो हम कह सकते हैं कि अवास्तविक यानी आभासी बनता है ना, और छोटा बनता है। आभासी बनता है और छोटा बनता है। और उल्टा या सीधा? तो जवाब है सीधा बनता है। आप इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिएगा, आप अपनी किताब में ही ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, इसका जवाब दिया है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो जवाब है, सॉरी, उत्तल का। कह रहा है कि उत्तल दर्पण का अधिक क्षेत्र का दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए करते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अगर साइड मिरर में छोटा इमेज बनता है तो हम लोग पीछे का बहुत सारा एरिया देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि उस छोटे से मिरर में हम लोग बहुत सारा एरिया देख सकते हैं। अगर समतल लगा देते तो भैया किसी दूसरे गाड़ी का खोपड़ा दिखाई देता खाली। इस तरीके से हमारा दर्पण का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। पानी पी लें? आप भी पानी पी लो भाई। हाँ? पानी है ना? हाँ? एक घूंट पी लेते हैं जो है। पानी में तो अलग अलग किस्म का टेस्ट है। चलिए, ये आर डी शर्मा है तो एनसीईआरटी है? ये आर डी शर्मा है? अच्छा।
ओह, डिज़ाइन अंदर से थोड़ा एनसीईआरटी सा दिख रहा था इसलिए। चलिए, हमारे मैथ्स वाले सर बैठे हैं, क्लास 10th वाले, वैसे 7th वाले का तो नहीं पता, पर 9th 10th वाले ज़रूर पढ़ पाओगे, है ना। रेडी रहना, वहाँ आके पढ़ लेना, और क्या। बहुत अच्छे मेहनती टीचर है भाई, सब कुछ एकदम आएगा। बोले तो एनसीईआरटी तो है ही दाना ठो, उसके अलावा चाहे वो केसी सिन्हा, चाहे वो आर डी शर्मा, और भी क्या क्या आर एस अग्रवाल, पूरा एकदम चाट के शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल भाई, मुझे तो पता है ये, इसीलिए मैं साइंस पढ़ाता हूँ, सिंपल एनसीईआरटी। बाकी सब किताबें मैं बोल दूंगा बस। वैसे मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इनफ है भाई, ठीक है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, इसमें सब कुछ बहुत डिटेल से दिया है। पता नहीं आमतौर पर एनसीईआरटी में लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत कम चीज़ें दी रहती हैं, नहीं, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया रहता है, खोजना पड़ता है, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के उसको निकालना पड़ता है ना। बस इसमें शॉर्ट ऐसे ऐसे छुपा देता है ना चीज़ों को, एकदम से ऐसे आंखें फाड़ के नहीं दिखाता, आपको ढूंढना पड़ता है एक एक। इसीलिए तो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ और हर एक छोटे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पर कह रहा है क्या, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब। अब हमने दर्पण का कहानी पढ़ लिया, अब एक और चीज़ है जिसका नाम है लेंस। हम लोग लेंस पढ़ेंगे। ये किसी कांच का टुकड़ा होता है जो पारदर्शक होता है। लेंस हम अगर डेफिनेशन बोले ना तो हम कह सकते हैं प्रिज्म का समूह है, अगर देखा जाए तो लेंस प्रिज्म का समूह है, पारदर्शक होता है। आपने आवर्धक लेंस यानी हेड लेंस देखा होगा, ऐसा वाला हाथ में लेकर के ज्योमेट्री बॉक्स में भी रहता है, आपने देखा होगा, है ना। कभी कभी ऐसे बड़ा जूम करके पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुआ का शरीर देखने के लिए भी शायद कहीं किया होगा, नीचे क्लास में नहीं किए तो कर लेना। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक का मतलब होता है जिसको हम बड़ा करके देखने वाला, जूम करने वाला, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। ये है आवर्धक लेंस, है ना। अलग से खरीद के मिलता है मार्केट में अच्छा वाला, और थोड़ा बहुत काम चलाओ तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल ही जाता है ना। लेकिन अगर आप लेंगे कहाँ से, मार्केट से, तो अच्छा होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, अच्छे से दिखता है। लेंस का उपयोग, है ना, व्यापक रूप में चश्मे, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, बिल्कुल। अब यहाँ पर लेंस का उपयोग आपको पहले दे दिया कि लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, चश्मा में बहुत आमतौर पर, नंबर 1। दूरदर्शक बोले तो दूरबीन में, है ना, और सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोप में। इस सूची में लेंस के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। और कहाँ पर लेंस इस्तेमाल होता होगा, वीडियो शूट हो रहा हमारा कैमरा में, कहाँ पे भाई, कैमरा में होता है, और प्रोजेक्टर में भी, वो जो होता है ना, जो आप फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी लेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए, 2 ठो हमने जोड़ दिया, बोला था तो कह दिए, कर दिए। क्या आप लेंस, कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं कि वो लेंस कुछ किनारे के अपेक्ष बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर उत्तल लेंस का डेफिनेशन दिया है। यहाँ पर पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ लेंस लीजिए, उसको पहले कुछ छू करके ही थोड़ा फर्क पता करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको एक फ़र्क पता चल जाएगा कि चश्मा उश्मा ही लेकर के आप थोड़ा देखिएगा, किसी का बीच में पतला है, साइड में मोटा है चश्मा का, मतलब जैसे ये एक हिस्सा ऐसा चश्मा है, तो किसी का देखिएगा कि इधर वाला मोटा है नीचे वाला, और बीच वाला हिस्सा पतला है। किसी का देखिए बीच वाला ही हिस्सा मोटा है, साइड वाला पतला है। तो आप ऐसे छू करके पता करिए। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रहा है कि वो लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ये वाला, ठीक है। किनारा पतला है और बीच में मोटा है, तो ये हो गया उत्तल लेंस, उठा हुआ, फिर से देखें, उठा हुआ तल। अब इसके अलावा कह रहा है कि जो किनारे के अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसे ये बीच में पतला है और किनारे में मोटा है, तो ये अवतल लेंस कहलाएगा। आप इस तरीके से दोनों का डेफिनेशन देख सकते हैं और दोनों का फोटो देख सकते हैं। दर्पण का कहानी और लेंस का कहानी, नाम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वो भी था, नाम अवतल लेंस उत्तल लेंस ये भी है। चीज़ें अलग हैं, याद रखिएगा, उसको जोड़ के मत देखिएगा कि जैसा अवतल लेंस था वैसा अवतल दर्पण होगा, जैसा उत्तल लेंस है वैसा उत्तल दर्पण होगा, नहीं। दोनों अलग अलग चीज़ है बच्चों, दोनों का कंसेप्ट अलग है, तो जोड़िएगा मत उसको, नाम भले एक जैसा हो। क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इसमें प्रकाश गुजर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये शीशा उषा का बना होता है, ये पारदर्शी होता है, इससे क्या हो सकता है, प्रकाश गुजर सकता है, इस पार से उस पार जा सकता है। कुछ एक चेतावनी दिया है, लेंस को सूर्य के या किसी चमकीले प्रकाश को देखने का खतरनाक है, मतलब डायरेक्ट लेंस से ऐसा नहीं देखना चमकदार चीज़। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर पर किसी भाग पर फोकसित ना करें, ऐसा वाला लेंस से, है ना, फोकस करके अपने, इस वजह से कि दर्पण से फोकस करवा के चप्पल जला रहे थे ना, वैसे ये लेंस लेकर के हम लोग फिर अपने बॉडी पे नहीं डालेंगे भाई, खतरनाक हो सकता है, जल सकता है। कह रहा है क्या, या कोई और जैसे बरतने, सावधानी बरतने। आइए लेंसों को खेलें, लेंसों से खेलें।
सुनो ना संगे मर भाई थक जाते हैं। गाना गा ले क्या भाई, गाना क्या गाएंगे, रफ्तार वाला। न कुछ बता सकूं न तुझसे कुछ छुपा सकूं, न जानो तैरना न खुद को मैं डुबा सकूं, मैं कल पे डाल दूं ये कल तो कल भी आएगा, जो मैं संभल गया तो कल का हल भी आएगा, है जुस्तुजू मैं ढूंढ लूँगा तुझको ख्वाब में, है एक सुकून के गुफ्तगू का पल भी आएगा। तो हो गया इतना ही, सुन लो। अभी ऑफलाइन क्लास वाले सुनते हैं मेरा रैप। ओ भाई, क्यों क्यों एक टीचर को भी रैप में ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों हो सकता है? क्योंकि उसकी वोकैबुलरी अच्छी होती है ना। तेरे फेवरेट रैपर का मेरे जैसा ना वोकैब। चले भाई, यहाँ पर देखते हैं, वही चीज़ कह रहा है, जैसा आप मिरर के साथ कर रहे थे ऐसा उधर से सूरज की रोशनी लेकर के जला रहे थे, वैसे ही अब करना है लेंस के साथ। जैसे इस बार लेकिन फ़र्क क्या होगा, अच्छा सूरज के साथ यह हो रहा था, जैसे इधर सूरज था, इधर आपने लेंस लिया था, इधर वस्तु को रखा था, है ना। तो सूरज की रोशनी ऐसे आई, है ना, लेंस से टकरा करके, है ना, ऐसे यहाँ पर ऐसा गया, इधर से आप कागज़ वगैरह जला रहे थे, ठीक है, फोटो जला नहीं रहे थे, फोटो बना रहे थे, ठीक। अब इस बार क्या है कि सूरज इधर है, ठीक है, और इधर से लाइट आ रहा है, और इससे होते हुए फिर लाइट आ रहा है, इस बार एक ही डायरेक्शन में, इस बार ऐसा नहीं है। यानी अगर इस बार इधर सूरज है तो इधर हम बीच में लेंस रखेंगे, इधर वस्तु को रखेंगे। पिछला बार क्या हो रहा था, इधर सूरज है, इधर हम लेंस रखें, इधर बीच में रखें, सूरज और लेंस के बीच में वस्तु रखें। इस बार क्या था, सूरज लेंस वस्तु एक साइड से है। तो अगर मान लीजिए सूरज की रोशनी जैसे आ रही है तो आपने क्या करना, लेंस लेकर के इधर वस्तु रख करके उस पर ऐसे फोकस करना है। जब सबसे छोटा बिंदु बन जाए उस टाइम पे आपको थोड़ा स्टेबल करके रखना, थोड़ा पकड़े रखना है। कागज़ वगैरह जलना शुरू हो सकता है, पतला उतला कागज़ लीजिएगा तो ठीक है, या उसमें और पतली चीज़ ले लीजिएगा कोई जो जल्दी आग पकड़ता हो, तो फिर वो जल्दी आग पकड़ लेगा। और क्या, अब उत्तल लेंस क्या अवतल लेंस से बदलिए। क्या अब भी कागज़ पर चमकदार बिंदु प्राप्त होती है? जवाब है ना, नको, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये रोस्ट वाला हो गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। देखो उसके जवाब यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा क्यों है, देखिए कि जब आप ये लेंस इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, तो जो सब सूरज का जब बीम आ रहा है इसको ये जमा कर देता है, ये जमा कर देता है एक जगह। तो इतना सारा जो सूरज की रोशनी का जो ऊर्जा है ना, वो सब इतने जगह पे जमा हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर अधिक ऊर्जा होती है और यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें जलने लगती हैं, है ना। लेकिन इस लेंस में यानी अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जैसे ये पूरा प्रतिबिंब, ये पूरा सूर्य को प्रकाश जो भी आ रहा है ऊर्जा, इसको और फैलाइए दे रहा है। क्या दे रहा है, फैला दे रहा है। तो इस तरह का छोटा सा आप इससे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है चमकदार बिंदु, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? हमने दर्पण के लिए देखा है कि बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या ये लेंस के लिए भी सामान्य है? जवाब यस। अवतल दर्पण में देखे ना, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी वास्तविक, कभी आभासी प्रतिबिंब बन रहा था ना। क्या लेंस के साथ भी है? जवाब है यस। यहाँ पर कुछ इसीलिए तो नहीं बन रहा था, इसीलिए नहीं बना, पहले बता दिया आपको, सवाल करा पहले बता दिया। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को अभिसरित करती है। अब ये वर्ड याद रखिएगा, क्या, अभिसरित। अभिसरित करना मतलब जमा करना। तो जो उत्तल लेंस है ये सामान्य जो सरल रेखा वाले प्रकाश हैं, है ना, यानी इस तरह के प्रकाश को जो बीम आ रहा है उसको अभिसरित करता है। और अभिसरित के बारे में कह रहा है कि अंदर की ओर मोड़ता है ना, इसलिए इसे अभिसरी लेंस कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को, सॉरी अवतल, ठीक है, तो था उत्तल लेंस, क्या उत्तल, उत्तल तो नहीं होता रे, देखें एक बार भाई, हिंदी मेरी है ना कमजोर है, ठीक है। उत्तल लेंस को, है ना, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? क्यों? जवाब हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश यानी आपतित किरण को अभिसरित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर, अंदर की ओर मुड़ती है। इसके विपरीत जो अवतल लेंस है वह आपतित प्रकाश को अपसरित करते यानी बाहर की ओर मोड़ती है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? जवाब ये रहा, अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। फोटो भी आपको दिया हुआ है, तो अब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ बताओ, अब मैं क्या बोलूँ? आइए देखिए, अब वही कह रहा है कि मिरर से आपने फोटो वोटो प्राप्त करा था, इस बार लेंस से करो। ले भैया, दीप गए। फिर से वही करना भाई, ये क्या, देखो इस बार भी ना ये लेंस जो है और ये जो मोमबत्ती है आपका, इसके बीच की दूरी फिर से 50 सेंटीमीटर जैसा पहले हम करे थे, और फिर मतलब दर्पण वाले में करे थे, इसमें भी वही करेंगे।
तो बेसिकली इस बार भी आपको इस प्रैक्टिकल में वही करना है, और इस बार भी आपको एक पर्दा लेना है जैसे पीछे लिया गया है। इस बार जो पर्दा है फिर से वही वाइट, फिर से अंधेरा रूम, वही दस्तूर बेढंगी जो कल भी थी वो आज भी है। और क्या करना है आपको, आपको मूव करना है ना, लेफ्ट राउंड आगे पीछे। लेंस को दूसरी ओर रखिए, कागज पर पर्दे पर मोमबत्ती के लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, है ना। आपको पर्दे के लेंस और या लेंस से दूर ले जाना होगा। अब यहाँ पर किसको ले जाना होगा, पर्दे को। किसको, पर्दे को लेंस की ओर, या तो लेंस के नजदीक लेके आइए या लेंस से दूर लेके जाइए, जिससे कि आपका लव स्पष्ट यानी पूरा क्लियर, तीक्ष्ण, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना, आपका जब तक ना हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या ये वास्तविक है या आभासी है। भाई अगर प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे पे तो वास्तविक है, और जाहिर सी बात है किस प्रकार है, तो छोटा बड़ा हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में। अब वही चीज़ जो उसमें था यहाँ पर फिर से कह रहा है, लेकिन इस बार लेंस कौन सा लिया पता है आपको, अभी जो लेंस उत्तल लेंस लिया बच्चों। वहाँ पर सारी कहानी अवतल के साथ ये सब हो रहा था, उल्टा पुल्टा छोटा बड़ा ये वो फलाना ढिमक का। वहाँ पर उत्तल के साथ ये था कि जो उत्तल होगा सीधा सीधी उसका अवास्तविक होगा, है ना, उसका छोटा होगा, उसका उल्टा होगा, बात सीधा होगा, बात ही खत्म। लेकिन इसमें उत्तल के साथ ये सब कहानी हो रही है। किसके साथ, उत्तल के साथ। कह रहा है कि अब लेंस की मोमबत्ती को दूरी को बदलिए प्रत्येक अवस्था में। अच्छा, किसकी दूरी बदलनी है, लेंस और मोमबत्ती की दूरी बदलनी है, कागज की नहीं, किसकी। एक बार जब बढ़िया क्रिस्टल क्लियर मिल गया फोटो, अब जैसे कि उसमें भी हम कर रहे थे कि मोमबत्ती की दूरी बदल रहे थे, इस बार भी आपको मोमबत्ती की दूरी इधर उधर बदलनी है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में कागज पर्दे को सरका करके इस पर मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब, इस बार हो सकता है कागज को भी सरकारना पड़े, है ना, और फिर उसका फोटो अलग अलग तरीके से लेना है। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11/7 के परीक्षणों का सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो ऊपर जो आपने करा था वैसा ही यहाँ पर उत्तल लेंस के साथ जो भी आप कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में कब छोटा बन रहा है कब बड़ा बन रहा है, उसको आप नोट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जब हमारा ये सब कहानी थोड़ा ख़त्म हो जाए तो मैं ये सब प्रैक्टिकल भी करा करके इसका अलग वीडियो डालूँगा। मेरी ये कोशिश रहेगी। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये सब चीज़ किया है बहुत हद तक, अलग अलग क्लासेस में सारे स्टूडेंट यहाँ पे आके शिकायत मर रहे हैं, सर हमारे क्लास में कहाँ हुआ। अलग अलग क्लास में कभी यहाँ कभी वहाँ मैंने करवाया है, बहरहाल ठीक है। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो, सीधा तथा आवर्धित है, सीधा ना, नहीं होगा। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ना। क्या यह वास्तविक है, ना। वास्तविक होता तो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा, सबका जवाब मैंने दे दिया, ठीक है। यही वाला कह रहा है कि उसका जब आप ना सीधा प्रतिबिंब पता है तब प्राप्त होगा ना, जब आप लेंस के नज़दीक मोमबत्ती को लेकर आइएगा, खूब नज़दीक, जैसे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उस टाइम पे जो फोटो बनता है ना, वो फोटो आसमान में बनता है, वो फोटो बड़ा होता है, वो फोटो ना बनने वाला आपका पर्दे वर्दे पे, ठीक है। ले भाई दीप गया, क्या आभासी, हाँ आभासी होगा, तभी तो बन नहीं रहा पर्दे पे। ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। मतलब किसी चीज़ को जूम करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह में उत्तल लेंस का, हाँ उत्तल लेंस का जो उपयोग किया जाता है वो ऐसे ही चीज़ों को नज़दीक, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में नज़दीक दिखाया जाता है ताकि आवर्धित मतलब बड़ा फोटो दिखे। हालांकि उसका कैसा फोटो बनता है, आभासी फोटो बनता है, उसको पर्दे पे नहीं उतार सकते लेकिन बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आ गया कि आवर्धित करने के लिए, चीज़ों को बड़ा देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या कि ये हम लोग को वस्तु से नज़दीक रखना होगा, वस्तु से नज़दीक रखना होगा। अब इसमें उसमें उत्तल की कहानी नहीं थी, इसमें अवतल की कहानी नहीं है। देखिए इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब का अध्ययन कीजिए। क्या आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा होता है। यहाँ पर गुण ये पहले ही बोल दिया है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बिंब से छोटा होगा। अरे कितना 2 से 9 मोहब्बत है मुझे भैया। एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग पन्ना में लिख करके कंपेयर कर लेना, कंफ्यूजन ना हो, बाद में सब गुड़ मुड़ ना हो जाए, ठीक है। हैं पता चला एग्जाम भैया समझ ना आ रही है, कन्फ्यूज हो गया, इसलिए मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेंस को डायरेक्ट ऐसे जोड़ करके ना याद कर लीजिएगा, उल्टा पुल्टा है, उल्टा है सीधा, आप ये समझ लीजिएगा लेंस और मिरर का कहानी। हो एक और टॉपिक, सूर्य प्रकाश यानी श्वेत अथवा रंगीन। सूरज का जो प्रकाश है वो असल में रंगीन है या सफ़ेद है। आमतौर पर जो हम देखते हैं वो हमको सफ़ेद लग रहा होता है, लेकिन क्या वो सफ़ेद है? क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है ऐसा वाला, ये जो है इंद्रधनुष जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं, देखा है क्या?
ऑफ कोर्स मैंने देखा और सबने देखा होगा। ये कब दिखाई देता है? जब सूर्य आकाश में क्षैतिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े से आर के रूप में दिखाई देता है। क्षैतिज मतलब ऐसा ऐसा हिस्सा सामने, है ना। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सूरज आपका एकदम आसमान है तो माथा पे हो और आपको दिखाई देता, माथा पे नहीं दिखाई देता। अक्सर ये शाम के टाइम पे दिखाई देता है या सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे अक्सर जब सूरज क्षैतिज हो, ऐसे हो, सामने हो, क्षैतिज, और जब बारिश वारिश हुई हो, है ना। चलो भाई, कह रहा है क्या इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, है ना। आपको पता होगा 7। तो कह रहा मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। आपने याद कर लेना है। एक साइड से लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी। 7 हो गया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बैजा नीही पीनाला, बैगनी जामुनी, है ना, बैजा नीही नीह पीनाला, ऐसे याद करते थे इंग्लिश में भी प्योर बोल के। तो कोई भी ट्रिक आप याद करो, बट करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि 7 रंग कौन कौन से होते हैं। यही होते हैं मुख्यतः। आपने मुख्यतः क्या यही होते, मुख्यतः नहीं यही होते हैं। देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, हाँ साबुन के बुलबुले में भी ऐसा बुलबुला सब नहीं सटता है हाथ में, मान लीजिए ऐसे बुलबुला सब नहीं बन जाता, उससे भी आप 7 रंग कभी कभी देखे होंगे ऊपर सतह पे, इस पे, ये वाले हिस्से पे, है ना। हाँ 7 रंग, अलग अलग रंग देख पाते होंगे, वो थोड़ा हिलता डुलता भी रहता है, तो वो भी रंगीन दिखाई देता है। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी को परावर्तित ऐसे धूप में, इसमें भी 7 रंग दिखाई। ये सीडी आजकल डीवीडी सीडी तो इस्तेमाल होना छोड़ दिया मूवी वूवी के लिए, बहरहाल कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स में ऐसे डीवीडी सीडी मिल रहे होते हैं आज भी, है कि नहीं है। तो आपने ये देखना है कि इसमें भी 7 रंग होते हैं। कह रहा है कि तभी इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, पहले कह रहे हैं जब आपका पीठ सूर्य की ओर है। ऑफ कोर्स, यानी सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर दिखाई देगा, अगर सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता कि उधर ही सूरज उधर ही इंद्रधनुष। अब इसकी पूरी कहानी वैसे तो आपको पता चलेगी कब कब 10 क्लास में, लेकिन फिर भी सीखना चाहते हो तो ले भैया करो कमेंट, बताते हैं अलग से। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? बिल्कुल कह सकते हैं सर, ठोक के कह सकते हैं, एकदम सही। सूर्य का वर्ण क्या है सर? विभिन्न प्रकाश के रंग का मिश्रण है, विभिन्न रंग का मिश्रण है। अब एक क्रियाकलाप दिया है जिसमें कांच का एक प्रिज्म लेना है। ये प्रिज्म कहाँ मिलेगा आपको? लैब में मिलेगा, आपके स्कूल के लैब में भी होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खरीद के मंगवा लीजिएगा, कोई महंगी चीज़ नहीं है ना। ये प्रिज्म, आपको किसी अंधेरे कमरे में जाना है, ये प्रिज्म होता है ऐसा, और आपको खिड़की उड़की के साइड से जो थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है वो सब लाइट से ट्राई करना है ना। वैसे आप धूप में भी करेंगे तो हो जाएगा, बट बेटर रहता है कि अंधेरे जगह पर हो, है ना, तो बेटर रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत खिड़की से कोई एक साइड से लाइट आ रहा हो, और खासकर एक पतला सा कोई बिंब आ रहा हो, है ना, तब बेटर होता है। ठीक, हाँ, कि पतला सा कोई लाइट आ रहा हो डायरेक्ट। वैसे आप धूप में भी करिएगा तो आप डर धूप में ले जाकर ऐसे सूरज की प्रकाश इधर से आ रही है तो सूरज का प्रकाश इधर से ही ऐसे एकदम उसके सामने रख करके ऐसे टेढ़ा बेढ़ा करके प्रिज्म को देखिएगा, सामने कोई चीज़ रख दीजिएगा, है ना, या फिर ज़मीन पे ही देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कलर। इस तरीके से आप ये 7 कलर देख सकते हैं बच्चों, है ना। ये ऐसे तो नहीं दिखेगा, हो सकता है आपको एक थोड़ा सा दिखे किसी पर्दे पर, क्योंकि हवा में तो रंग दिखता नहीं है। तो ये जो क्रियाकलाप कहेंगे, तो क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है कि देखो, ठीक है, आपने प्रिज्म रख लिया, प्रिज्म को रख करके जब आपने लाइट ला करके ऐसा देख लिया, अगर आपके स्कूल में है ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, है ना। तो क्या जब एक रंग से ये 7 रंग निकला, तो क्या ये 7 रंग से एक रंग निकला? अच्छा, मोबाइल के टॉर्च से हो जाएगा क्या? डायरेक्ट टॉर्च वाइट लाइट से होगा सूरज के अलावा? जवाब है यस। आप चाहें तो मोबाइल का भी, आप चाहें तो टॉर्च का भी लाइट यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको ये 7 रंग मिलेंगे हर एक श्वेत में। ये नहीं कहा गया कि सूरज के प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में कहा गया है। क्या कर आप 7 रंग से उल्टा ये एक रंग प्राप्त कर सकते हैं क्या? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, और न्यूटन साहब ने एक और प्रिज्म लगा करके ये प्रूफ भी करा था। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग कोई अलग तरीका लेते हैं, वो भी न्यूटन साहब का ही देन है, एक महान फिजिसिस्ट। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते का वृत्ताकार डिस्क लीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना है, एक डिस्क लेना है, यानी आपको इस एक्सरसाइज में ये करना है, इस तरीके से एक डिस्क है, एक गोल सा ले लीजिएगा, या तो वही वाला डिस्क नहीं था सीडी वाला, उसी पे चिपका लीजिएगा। 7 भाग में उसको बराबर 7 भाग में बांट लीजिएगा। आप कैसे बांटेगा 7 भाग में? तो एक लकीर खींच करके डिग्री से नाप के, है ना, वो प्रोजेक्टर नहीं होता ऐसा, इससे आप, इसको क्या बोलते हैं भाई सर, इसको क्या बोलते हैं ये वाला को? वो इसमें ऐसे ये नहीं रहता है ज्योमेट्री बॉक्स में, चांद ठो जो नहीं रहता है, प्रोजेक्टर बोलते हैं, भाई क्या बोलते हैं इसको? कितने बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग ना, हम लोग चांद बोलते हैं भाई इसको, चांद।
बिहारी बुद्धि। तो ये आप नाप करके इससे नापना अपना आता है, ऐसी बात नहीं। नाम वाट हो आप भूल रहे तो क्या मतलब रे? भूल रहे क्या? कभी याद ही नहीं किया तो भूलेंगे कैसे? चांद बोल के काम हो जा रहा था हमारा है? किसके रात हो गए भाई? हाँ प्रोटेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे क्लास ले रहे हैं? हाँ तो क्लास लेके जाते हैं अभी घर तब। अच्छा हम फिर जाते हैं तब लगाते हैं। हे भाई कर लेना है उसमें 7 बराबर भाग में बांट करके आपने चिपका लेना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, स्कूल के लैब में ये ऑलरेडी बना हुआ भी आता है, ठीक है, मोटर लगा हुआ या अपने से घुमाने का जैसा भी आता है। आपने ये 7 रंग लगा करके इसमें ना ये पेंसिल के इसमें रिफिल में घुसा दिया, थोड़ा ढीला करके घुसे ताकि अच्छे से घूम पाए। और ये कागज़ टाइट होना चाहिए, मतलब थोड़ा कड़ा वाला लेना है ना, ऐसा ना हो कि भैया ऐसा वैसा ये नाचते डूसते रहे, पतला सा कागज़ मत ले लेना, है ना। 7 रंग में इसको ये 7 यही रंग लेना पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ ये खरीद के मिलता है वो इस्तेमाल कर लेना, अपने से बना सकते हो 7 ये रंग। देख लेना बढ़िया से भाई, जितना फ़ोटो में दिया हुआ वैसे रंगीन फ़ोटो दिया एनसीईआरटी वाला, देख लेना। अच्छा उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये तो स्कूल में भी मिलता है, बना हुआ रहता है लैब में, तो वहाँ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको ये घुमाना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, इसको ज़ोर से घुमाना है, बहुत ज़ोर से, बहुत बढ़िया स्पीड के साथ, एकदम गुई 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 गुई, बहुत स्पीड। तब जा करके आपको लगेगा कि भैया सारा रंग गायब हो गया, लगता है खाली थोड़ा वाइट वाइट हो गया। वैसे यहाँ पर क्या लग रहा है, पूरा वाइट नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न है और तेज़ घुमाना पड़ेगा, तब जा करके ये 7 रंग आपको एक जैसा दिखाई देगा। पंखा में लगाना पड़ेगा 7 ठो। अब क्या कह रहा है कि इसका अर्थ ठीक है श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते, जवाब है होते। भैया मान गए, परेशान ना करो, ठीक है, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि घूर्णन कर घूम सके तथा डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। अच्छा ये कहाँ पे घुमाना है? ये रूम अंधेरा में नहीं, ये ना घुमाइएगा थोड़ा धूप में घुमाना है, तब जाकर के आपको ये दिखेगा, रूम के अंदर अंधेरा में नहीं। अब ये कह रहा है कि जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क जो है श्वेत प्रतीत होती है। अच्छा इस डिस्क को न्यूटन की चकती, न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं या न्यूटन की चकती भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा पहले ने क्या दिमाग लगाया? अच्छा आपका कॉल आ रहा है। पहले ने क्या दिमाग लगाया कि इसको ना लट्टू जैसा बना देते हैं, ऐसा कुछ लट्टू जैसा, ये ऊपर है, तब घुमाते, तब तो स्पीड घूमेगा। तब ऐसा घुमा ही ना, देख रहा था और बढ़िया, तो ये तो अच्छा वाइट दिख रहा है। तो पहले का बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि में जोर ना डालें और यही वाला लगा करके आप क्या कर लें, न्यूटन की चकती बना दे भैया, न्यूटन का डिस्क। तो इस तरीके से हमारे पास एनसीईआरटी में जो था, हमने क्लास 7 के हिसाब से सब कुछ खत्म करने की कोशिश करा, सब कुछ समझाने। मैं कह रहा हूँ कि क्लास 7 ही क्यों, बहुत हद तक तो ऊपर क्लास के लिए भी एकदम बेस बन गया है। मैंने जितनी चीज़ें कही अगर आप उसको याद रख लेते तो आसान हो जाएगा ऊपर क्लास में, नो डाउट। एक्सरसाइज हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, मैं बोलता नहीं हूँ क्या मतलब, आप लोग समझ गए होंगे यार, ये किया जाता है यार, है ना भाइयों और उसकी बहनों। क्या आपने वीडियो लाइक किया? बिल्कुल किया। चैनल को सब्सक्राइब किया। अभ्यास है, देखियो पहला है रिक्त स्थान भरना है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके, न प्राप्त किया जा सके, वो क्या हो गया? आभासी हो गया। क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह उत्तल, अच्छा सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो, देखो अगर उत्तल दर्पण से हम बनाएंगे प्रतिबिंब, हाँ उत्तल दर्पण होगा भाई, क्योंकि उत्तल लेंस नहीं होगा। उत्तल लेंस से तो भाई छोटा बड़ा हर तरह का बन सकता है, उत्तल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण समतल होगा। समतल दर्पण में क्या होता भाई, एकदम बराबर थोपड़ा दिखता ना। यदि प्रतिबिंब सदैव, अच्छा जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या हो गया? वो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। वो क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, प्राप्त किया जा सकता है। अवतल डॉट डॉट द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अवतल दर्पण वाला तो कर सकते हैं, तो अवतल लेंस वाला नहीं कर सकते हैं। अवतल लेंस में जो होता है, अवतल लेंस कैसा होता है?
ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ना, वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, वो हमेशा आभासी होता है, इसीलिए उसको हम प्राप्त, अब ये क्या कहानी है ये पढ़ेगा ऊपर क्लास में, वो हमेशा आभासी होता है, उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर, और वैसे भी ऊपर हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताना है, हम क्यों बताए, हम कोनो सदगुरु हैं, ऐसे सदगुरु सिर्फ सत्य असत्य, अच्छी बातें ये है बुरी बातें ये है, पता नहीं वो फेमस क्यों है, किसको नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यही सब बातें सदगुरु बता दे वो स्टार बन जाते हैं। भाई कोई गाली वाले मत देना कि सदगुरु के खिलाफ बोला, खिलाफ क्या बोलना, साइकोलॉजी है मेरी तो यही के, क्यों। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल दर्पण से सीधा आवर्धित, हाँ कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तल दर्पण से भाई भूल नहीं, कौन सा वाला उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण ये वाला होगा, है ना। उत्तल दर्पण से कैसा बोल रहा है, आवर्धित मतलब बड़ा ना, बड़ा फोटो ना बनेगा, तो छोटा फोटो बनेगा, गलत हो गया भाई। उत्तल दर्पण ही का इस्तेमाल हो रहा था ना उसमें, किसमें, गाड़ी के साइड मिरर में, तो उसमें तो छोटा बनता है यार, और एक ही जैसा बनता है हमेशा। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस हाँ हाँ सदैव आभासी बनाता है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सही बात है, ये भी सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता भाई। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण सदैव नहीं, कभी कभी ये कभी वो तो सब किस्म का बनाता है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से जोड़ना है, जोड़ देंगे भैया, हमारा काम ही है रिश्ता जोड़ने का। ये ले, समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का, हाँ ये हो जाएगा। उत्तल दर्पण, अच्छा रुको तो इधर से मिलाते हैं। दंत चिकित्सक धातु का आवर्धित प्रतिबिंब, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, उल्टा अब बड़ा, उल्टा तथा बड़ा, रुको उसको रहने दो अभी। सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब, या सीधा बिंब से छोटा उत्तल दर्पण। उसके बाद आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धक लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। अधिक क्षेत्र को दृश्य, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल दर्पण दो ठो हो गया उत्तल दर्पण में। उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, उल्टा और बड़ा अवतल लेंस, ठीक है ठीक है, इसमें दो ठो हो गया। ले भाई एनसीईआरटी वाला बढ़ा के देता है, इधर बढ़ाएगा ना, इधर 5 है, 1 2 3 4 5, इधर 6 है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अभिलक्षण लिखिए, तो भाई मैंने पहले ही बता दिया था, वो 5 6 ठो जो भी है, वस्तु के बराबर होगा, सीधा होगा, अवास्तविक होगा यानी आभासी होगा, पार्श्व रूप से उल्टा होगा, है ना, और क्या होगा, जितनी दूर वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी बराबर होगा, ये लिख लीजिएगा। यही गुण मैंने कहा था याद भी कर लेना, समतल का ऊपर में। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका ज्ञान है, वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। भाई मिरर में कोई उल्टा नहीं होगा, जो दायां बायां से अलग दिखता नहीं है, जैसे कि ओ है हर तरफ से सेम ही दिखता है, ए है हर तरफ से सेम ही दिखता है, जैसे कि एम है हर तरफ सेम दिखता है, एक्स हर तरफ से सेम ही दिखता है ना, और भी क्या होगा, आई है, एच है, तो ये सब सीधा ही रहेगा, ये उल्टा नहीं होगा दर्पण में। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब मतलब वैसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर बताइए। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे के अपेक्ष जो होता है बीच में मोटा होता है, अवतल किनारे के अपेक्ष बीच में पतला होता है। एक डिफरेंस, उत्तल दर्पण जो होता है वो अच्छा दर्पण बोला मैंने, हाँ लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो वस्तु के आकार का छोटा बड़ा सभी प्रकार का जो है प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल जो है सिर्फ अपने से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो चले दो फर्क हो गया। अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल का उपयोग अगर हम बात करें तो डॉक्टर लोग कर लेते, चलिए हो गया, और उत्तल का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में कर लेते हैं। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? दर्पण
अवतल ही बना सकता है, अवतल दर्पण वास्तविक बना सकता है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस आभासी बनाता है सदैव। अब सही गलत कह रहा है। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। किससे? बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब। आभासी, अच्छा आभासी बनेगा तो देखो लेंस में उत्तल होना चाहिए, लेंस में उत्तल नहीं, हाँ लेंस में सदैव कह रहा है ना, नहीं बनाया जा सकता है क्या, मैं क्यों कर, थोड़ा रुको, थोड़ा शांत होने दो। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब, वैसे तो अवतल दर्पण से बनाया जा सकता है, उत्तल दर्पण से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब या तो अवतल दर्पण का ऑप्शन है, देखो तो अवतल दर्पण का है तो ऑप्शन, चलो हो गया। उसके अलावा लेंस में उत्तल लेंस से बनेगा, उत्तल लेंस का ऑप्शन नहीं, चलो वही है। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? भाई क्या कह रहा है, थोड़ा समझो। यह दर्पण, यह डेविड हुआ, ठीक है। अब मान लो इसके बीच की दूरी अभी क्या है, 4 मीटर है, यही ना। अब यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ चला गया, अब ये 3 मीटर हो गया, कितना हो गया, 3 मीटर। इसका प्रतिबिंब वह जो बनेगा वो भी कितना दूरी पे बनेगा, 3 मीटर पे बनेगा। तो टोटल कितना दूरी हो गया, 3 3 6। एक कार का पार्श्व दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से बैक करता है, अच्छा पीछे जा रहा है, पीछे देख रहा है। कार के पीछे खड़े जो पार्क किया हुआ है किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है अपने साइड मिरर में। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वो है, अच्छा मतलब हम गाड़ी चला रहे जैसे ऐसे, हमारे साइड मिरर से हम पीछे देख रहे हैं, पीछे ट्रक है, तो कैसा डबल होगा ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर मान, क्योंकि भाई प्रतिबिंब में हाँ डबल होगा। 2 मीटर पर सेकंड से अगर आ रहा है तो उसको 4 मीटर पर सेकंड से वस्तु जो है नजदीक होता हुआ दिखाई देगा, सही बात। चलिए अब अगर बात करें तो ये सब एक्स्ट्रा तो आप करिएगा ही, ये आपका काम है, सब हम करें। हाँ एक क्या आप जानते हैं के बारे में एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है। एक साइंटिस्ट साहब थे जिसका नाम क्या था भैया, आर्किमिडीज था। उसने क्या करा था जंग में, है ना, कहीं जंग हो रहा था 2 जगह का, जिसका नाम क्या है ना, कौन सा जंग था, जब वैज्ञानिक आर्किमिडीज लगा 2000 वर्ष पहले ऐसा कर, रोमन ग्रीक के समुद्र तट के, है ना, साराक्यूज यानी सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया था। किसने? रोमनों ने ग्रीक पर आक्रमण करा था। तो उस वक्त ग्रीक में जो थे एक साइंटिस्ट ने क्या करा था, ऐसा बड़ा बड़ा दर्पण बना दिया था और उसको सारा दर्पण को फोकस कर दिया था आने वाले समुद्री नाविक में। सारे सिपाही जो इसमें होते थे वो भैया दर्पण उसके आंखों में डालते थे और चकाचौंध हो जाते थे, देख ही ना पाते थे। इधर से अगर तीर भी मारता तो नहीं देख पाता। तो इस तरीके से वो लोग देखा कि भैया ये लोग क्या कर दिया है, कौन सा बड़का लाइट लगा दिया, कुछ दिखाई ना दे रहा, सूरज से ज़्यादा रोशनी तो इसमें है। तो वो लोग भाग गए। तो इससे दिमाग पता चलता है क्या कि आप जो है ताकत नहीं, सूझबूझ के बूझ पर भी कभी जंग जीत सकते हैं। और यही एक बहादुरी है, यही होशियारी है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे।